अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूँ हाफिज नजमो साकिब और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार जी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ये बात आप लोगों से रोज़ इसलिए पूछते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो है सैलाब की नजम कैफियत है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा होता जा रहा है उनकी तादाद में। कल के जो फिगर्स थे उनमें तकरीबन 9 करोड़ लोग जो हैं वो सैलाब से मुतासर हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है लोगों की। और हज़ारों की तादाद में होटल, घर और गाड़ियाँ जो हैं मुतासर हुई हैं। माली नुकसान तो जो है वो वापस आ सकता है और पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है वो चैरिटी में सबसे बड़ा मुल्क है पूरी दुनिया में। अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े ममालिक में इनका नाम आता है, तो इंशाल्लाह हम अपने जो हम वतन हैं उनको वापस ले आएंगे। लेकिन जान का जो नुकसान है वो वापस नहीं आ सकता। बहुत तरह से आप लोग उनकी मदद कर सकते हैं। नजम, ये बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के पास पैसे हैं या नहीं है ये एक सेपरेट चीज़ है। इमोशनली भी उनकी मदद की जा सकती है। कपड़ों की उन लोगों को ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है क्योंकि वबाई अमराज जो हैं वो वहाँ पे फूटना शुरू हो गए हैं। और UN ने $160 मिलियन की इमदाद की है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी अब इस इमदाद में पेश हैं। बिल्कुल जी हलीमा, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से UN ने कल मदद की है उसके साथ साथ कल ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी मदद की गई है। UAE की तरफ से परसों मदद आ गई थी, तुर्की की तरफ से। तो बढ़ चढ़कर जो दोस्त ममालिक हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इस तरह की है कि पाकिस्तान का 60% इलाका जो है वो ज़ेर आब आ चुका है। कोई भी सूबा महफूज नहीं है। कल भी जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो मीडिया के लोग वहाँ पर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं उनसे जब बात हो रही है, आप डिफरेंट शोज भी देख रहे हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बार बार ये चीज़ बताई जा रही है कि 2010 में जो सैलाब आया था हलीमा, उसमें भी इतनी तबाहकारी नहीं थी जितनी इस वक्त पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है। आप अगर विज़िट करें, वहाँ पर आप जाएं, सूरत हाल देखें, तो सवात से आप कंटिन्यू करें और गिलगित बल्तिस्तान को विज़िट करें, आप उसमें सिंध में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं, KP के इलाकों को देखें तो रोना आता है। लेकिन इसके साथ साथ पूरा मुल्क बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और तमाम ही हजरात जो हैं वो आगे आ रहे हैं। जिसकी जितनी इस्तात है उसके मुताबिक वो मदद कर रहा है। एक ट्रांसमिशन की जा रही है और लाइफ की तरफ से सैलाब ज़दकान के हवाले से स्पेशल एक और सुबह का ये ट्रांसमिशन होगी और हमारे शायद टाइम से भी ये एक्सीड हो, उसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं थ्रू कॉल्स। हमारे साथ बहुत सारी फाउंडेशंस के जो लोग हैं वो मौजूद होंगे, सियासतदान मौजूद होंगे, तर्जुमान मौजूद होंगे डिफरेंट हुकूमत से। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमसे ये और लाइफ से जितना हो सके बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जितनी मदद हो सके वो करें। बल्कि साथ ही साथ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि जहाँ पर हर शख्स अपने तौर पर कुछ ना कुछ कर रहा है, वहीं पर मीरा जी पाकिस्तान की एक फिगर हैं, ठीक है, एक आर्टिस्ट हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में स्पेशल डांस परफॉर्मेंस की है फ्लड के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए, फंड रेजिंग के लिए। तो सब अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर से कम बैक होगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा और लोगों की मदद होगी। हलीमा, मेरा ख्याल है कि फ्लड पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे और आगे भी करते रहेंगे। हाँ, लेकिन हमारे साथ आज बहुत ही कमाल की शख्सियत मौजूद हैं और बहुत सारी हमें जो है वो रिक्वेस्ट आई थी इस इंटरव्यू के लिए। सो आज हमारे साथ फाइनली जो शख्सियत मौजूद होंगी उनका तारुफ में करवाऊंगा। हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं। वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी, वेलकम बैक टू द शो। नजम और मैं जो हैं अक्सर इस किस्म की बातें करते रहते हैं, हमारे ऑन सेट भी ऑफ सेट भी, क्योंकि इस तरह की जो रिजर्वेशंस हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो हम लोगों की बहुत ज़्यादा न्यू ग्रेजुएट्स हैं और यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे तब भी ये चीज़ें सोचते थे। अभी भी जो भी गेस्ट हमारे शो पे आते हैं उनसे इस किस्म की बातें ऑन सेट और ऑफ सेट होती रहती हैं कि डिग्री ज़रूरी है या स्किल, और अक्सर इसी नतीजे में पहुँचते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और अगर आजकल के दौर में आपके पास इन दोनों में से एक चीज़ है तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है।
है। लेकिन नजम, आजकल जो है ये चीज़ देखने में आती है कि बहुत बड़े बड़े इदारे उन्होंने एक परसेंटेज मुख्तस कर दी है अपने पास जॉब्स की। वो उन लोगों को जॉब्स देना पसंद करते हैं जिनके पास स्किल एजुकेशन होती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं डिग्री ज़रूरी है, और फिर हम देखते हैं कि जब डिग्रियाँ ले के बड़े बड़े लोग MBA की, BBA की, इंजीनियरिंग की बाहर निकलते हैं तो उनके पास अनफॉर्चुनेटली जॉब्स उस तरह से नहीं होती। तो फिर ये जो बहस है वो दोबारा से शुरू हो जाती है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो ये बहस हम भी बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। तो नजम, और मेरा ख्याल है कि मजीद जो है वो इंतजार नहीं कराते, बहुत लंबी तमहीद हम लोगों ने बांध ली है। ठीक है, आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारे सवालों के जवाब हमने लेने हैं, बहुत मज़े की कन्वर्सेशन होने वाली है। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किया, पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करने के लिए बहुत काम किया। पहले भी एज ए चेयरमैन HEC अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं 2014 से 2018 तक, और अभी 29 जुलाई 2022 से ऑनवर्ड एज चेयरमैन HEC अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी शख्सियत डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है सर? अल्लाह के करम। सर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you and thank you for giving me this opportunity and time. आपकी डेली मॉर्निंग रूटीन क्या होती है वैसे? वैसे अब से कोई 1 माह पहले तक तो मैं सुबह नमाज़ पढ़ के दोबारा सो जाता था, 10:30-11 बजे नाश्ता करता था, बड़ी आराम से उठता था, फिर तैयार श्यार होके जाके किसी दोस्त वगैरह को तंग किया, किसी दफ्तर में छेड़छाड़ की, वापस आए, फिर नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर कलूला कर लिया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा पिछले 4 साल में मौका मिला कि मैं कुछ कलूला भी कर लूँ। तो उसके दैट इज़ हाउ लाइफ आई वाज स्पेंडिंग फॉर लास्ट 4 ईयर, बट अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। इससे पहले मेरी लाइफ बड़ी बिजी गुजरी है, आई शुड से फ्राम लेट 80s अर्ली 90s ऑनवर्ड टिल 2020 मैंने 16 घंटे प्लस काम किया एवरेज लाइफ में, 16, 17, 16.5, 15, कहीं 14, इंक्लूडिंग वीकेंड। छुट्टियाँ नहीं की, जो ज़्यादती की अपने साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट एवर हैपन, अल्लाह इज़ काइंड, मौका देता है कि हम चलते गए, आगे भी अल्लाह ने मौका दिया, उसकी मेहरबानी, काम करेंगे इंशाल्लाह। तो सर, पहले जब आपने सर्व किया 4 साल एज चेयरमैन HEC और फिर उसके बाद ये गैप आया, तो अब दोबारा एक इंसान होता है, एक सीट जब मिल जाती है उस पर सर्व कर लेता है, फिर उसके बाद उसकी कोशिश होती है या जहन में आता है कि दोबारा से ये सीट लेनी है नहीं लेनी। तो आपकी ख्वाहिश थी या आपके जहन में था कि मैं एज ए चेयरमैन दोबारा से सर्व करना चाहूँ? इंटरेस्टिंग। वैसे मैंने HEC में 13 साल सर्व किया पहले, डिफरेंट पोस्ट, ऑल 3 टॉप पोजीशन, मेंबर ऑपरेशन 6 ईयर प्लस, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो 1 साल रहा, फिर 4 साल चेयरमैन HEC रहा, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, पता नहीं यकीन लोग करें या नहीं, लेकिन मैं कभी पोस्टों के पीछे नहीं भागा ना, मैंने कभी ख्वाहिश की कि फ़लानी पोस्ट होनी चाहिए। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन बिलीव में मैंने कभी पोस्टों के पीछे नहीं भागा। और ये भी मान लें कि मैंने कभी पोस्टों पे अप्लाई भी नहीं किया इस ज़िंदगी में, एक्सेप्ट फॉर 2-3 टाइम्स। जब मैंने ज़िंदगी में कैरियर स्टार्ट किया, मेंबर जब बना HEC में, तो दोस्तों ने मेरा पुश करके मेरा भिजवाया। फिर मैंने चेयरमैन के लिए मैंने बिल्कुल अप्लाई नहीं किया था, पिछली दफ़ा भी बाहर भी मैं जरा उसके लिए भी मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे नॉमिनेट किया गया था। वापस आया तो मुझे बहुत सी नॉमिनेशन की थी लोगों ने, तो फिर मैंने डॉक्यूमेंट भेजे ज़रूर आखिरी दिन 2 घंटा पहले कि चलें ट्राई कर लेते हैं, अगर मौका दिया अल्लाह ने काम कर लेंगे। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे बहुत रास्ते दिए। एक मेरे पास और भी यकीन ये भी कर लें कि ज़िंदगी में मैंने शुरू से, जब मैंने स्टार्ट किया अपना कैरियर एज लेक्चरर शुरू किया, तो मुझे अल्लाह ताला ने साथ साथ मेरे हमेशा 2 काम किए, लेक्चर भी रहा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा, मैं साथ साथ अपने इदारे को हेल्प भी करता रहा। और हर स्टेज पे मुझे 2-2 असाइनमेंट मिलती रही, मल्टीपल असाइनमेंट मिलती रही। और इसीलिए सर माशाल्लाह से जब आपका करियर, यही वजह है कि जब मैं अमेरिका 1 डिग्री करने गया था, 2 लेके आ गया था। वाह। तो अमेरिकन मुझे छेड़ते थे कि यार माशाल्लाह हुई, और मैंने कहा हाँ, मेरी 2 बेटियाँ वहाँ पैदा हुई थी, डिग्रियाँ भी 2 ले ली थी। तो मैंने कहा बट सेम ओल्ड वाइफ, नथिंग चेंज। तो लेकिन अल्लाह ने ये भी मेहरबानी की कि मैं जिस अदारे में रहा हूँ, मुझे दोबारा उस अदारे ने बुलाया, खुद बुलाया। बड़ी टॉप पोजीशन की बात करता हूँ, मुझे OIC में से ICESCO में डिप्टी डायरेक्टर जनरल बुलाया गया। इट वॉज 3 ईयर असाइनमेंट एक्सटेंडेबल टू अनदर 3 ईयर, और मुझे शुरू में उन्होंने बता दिया था कि यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर फॉर 6 ईयर। इट वॉज अ डिप्लोमेटिक असाइनमेंट, आउट ऑफ 51 कंट्री मेरी सिलेक्शन हो गई थी। रबात इज़ ब्यूटीफुल सिटी एंड मोरक्को इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो मैं उधर प्लेस था, वहाँ चला गया।
उस अदारे की रीत है कि वहाँ से अगर कोई रिज़ाइन करे ना, उसे दोबारा घुसने नहीं देते उस सराउंडिंग में कि इसने हमारे साथ ज़्यादती की। ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा वो अरब कल्चर है और लीडरशिप भी सारी अरब थी, तो वो थोड़ा सा रॉयल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है बेसिक। अल्लाह ने मुझे मेहरबानी की, 2018 में जब मैं चेयरमैन से फारूक हुआ तो मुझे खुद उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ने कहा, नो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, यू हैव टू कम बैक। तो मैं चला गया। तो 1 साल और अल्लाह ने दे दिया। HEC भी वाहिद अदारा है इस वक्त जिसमें इस पोजीशन पे ना यूजीसी में, इससे पहले यूजीसी होता था, बिल्कुल 20 साल हो गए, HEC बन गया। कोई चेयरमैन दोबारा नहीं आया, तो अल्लाह ने फिर मुझे मौका दिया दोबारा। सर, तो ये क्या आपके अंदर कोई चीज़ है कि जैसे कहते हैं कि आप बहुत खुला के हर चीज़ पे बोलते हैं, जितने भी हमने आपके इंटरव्यू, उसका नुकसान भी होता है। यही मैं पूछने वाली थी कि उसका क्या नुकसान हुआ और क्या फ़ायदा हुआ, और क्या ये उन चीज़ों में से एक फ़ायदा है कि लोग आपको दोबारा अपने पास बुलाना चाहते हैं कि आप सच्ची राय उन्हें दें? देखें, जिस वक्त आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता है आजकल के दौर में कोई किसी से कहना है कि अलीना यू आर डूइंग दिस थिंग रॉन्ग, आप तो छोड़ेंगे नहीं मुझे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, आई एम नॉट टेलिंग यू जेंटलमैन। तो मेरी एक ब्लंट सी आदत है कि मुंह पे मैं कहता हूँ कि ये सही है, ये गलत है। आई एम नॉट सेइंग मैं अल्टीमेट जजमेंट कर सकता हूँ, नहीं करना मुझे। मैं इंसान हूँ, गलती भी करता हूँ, गलती भी हो सकती है, बट आई डू से वट एवर आई फील। सही बात है। उसको लोग पसंद नहीं करते, नेचुरली नहीं पसंद करते, और ख़ासकर आपसे जो ऊपर होते हैं वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ। लेकिन मज़े की बात ये होती है कि उस वक्त तो जब मैं होता हूँ, उस वक्त जब मैं टीचर भी था तो स्टूडेंट कई दफ़ा माइंड भी करते थे। हालांकि मैं बड़ा फ्रैंक टीचर था, ओपन डोर पॉलिसी होती थी, लेकिन व्हेन इट इज़ मैटर ऑफ लर्निंग एंड व्हेन इट असेसमेंट, व्हेन इट इज सो आई डोंट नो इन एनीबॉडी। तो वो कहते थे यार इतना अच्छा हमारे साथ चाय भी पीता है, बैठ के काम भी करता है, देखिए हमें फेल कर दिया, या इसने मुझे गलत ग्रेड दे दिया, ठीक है, या मुझे स्नप कर दिया, या मुझे कहा तुम ये गलत कर रहे हो। बाद में जब मैं चला जाता हूँ तो जब मैंने रियलाइज़ कि यार वो तो हमारा सबसे बड़ा वेलविशर था, वो तो बिल्कुल सही बात कर, फिर वो मेरी ज़्यादा इज्जत करता। मेरा ख्याल है ये उसका एक कह सकते हैं विच कैन बी वन रीज़न कि शायद पीपल रियलाइज़ कर लिया हो जब मैं नहीं होता। जो कहते हैं जब बंदे की उस वक्त याद आती है जब आप चले जाते हो, या अल्लाह खैर करे मर भी जाना तो होता है ना सब, या मर जाते हैं। सहर अंगेज़ गुफ्तगू का ये राज क्या है आपकी? क्योंकि पब्लिक डिमांड है, आपके इंटरव्यूज़ के नीचे 3-4 कमेंट्स लाजमी होते हैं कि आप जो है अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। यूट्यूब चैनल तो खैर नहीं, मैं सोच रहा था जब 4 साल मुझे जॉब में नहीं आने दिया गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा टफ भी हूँ डिसीजन मेकिंग में, मैं मेरिट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, किसी की नहीं सुनता। अगर कोई प्रिंसिपल के हट के चीज़ है तो मैं अपने भाई की भी नहीं सुनता। अल्लाह रहम करे, मेरे वालिद तो फोत हो गए, लेकिन वो भी जिंदा होते थे शायद मैं उनकी भी ना सुनता। असूलों पर नहीं कंप्रोमाइज। एंड अगेन माई जजमेंट माइट बी रॉन्ग। मैं नहीं दूसरों को चैलेंज करता कि आप गलत थे, मैं ही सही था। मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन मेरी एक दफ़ा फर्म यकीन बन गया कि ये गलत है तो फिर गलत है, ठीक है, या मुझे कन्विंस कर लो या खुद हो जाओ। हाँ, तो दिस इज़ माई अप्रोच। तो उस वक्त लोग शायद पसंद नहीं करते। बाकी जो सैर अंगेज़ी की बात है, सैर तो नहीं, ये मैं बोल बोल के गला बैठा हुआ है तो आप समझेंगे कि सैर अंगेज़ी हो रही है। तो आजकल क्योंकि बड़े अरसे बाद दोबारा शुरू किया ना, तो आजकल मैं जुमे के खुतबे दे रहा हूँ अपनी टीम को कि बकअप टीम अप हो जाओ, काम करना है, हमने डिलीवर करना है, मोटिवेट करता हूँ। और मैं हमेशा टीम मेंबर बन के काम करता हूँ। मैंने कहा मुझे बास बनना आता ही नहीं। टीम बिल्डिंग में यकीन रखते हैं। आई वेरी स्ट्रांग बिलीवर, इवन विद फ्यू पीपल, इफ यू आर टीम यू कैन डिलीवर मोर देन ए group of 100 people or 1000 people if they are in isolation working. Very strong believer on teamwork. सर ज़रा ये समझाएं कि UGC से लेकर HEC तक का सफ़र जो था, इस सारे सफ़र में मैं साथ था। आप साथ थे, तो इसीलिए मैं समझना चाहूँगा कि क्या डिफरेंस है और इस वक्त HEC की जिम्मेदारियाँ क्या हैं? सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि UGC से HEC बना क्या। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा बैक पे ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत है, तो आप ही को इसी तरह के सवाल करके हम गुजार लेंगे एक दो। तो नहीं, हमारे पास बहुत सवाल है करने के। थैंक यू। UGC was basically a part of Ministry of Education at that time, as a division, as a directorate, basically responsible for the universities in Pakistan or higher education, acting as a post office कि गवर्नमेंट जो सपोर्ट देती यहाँ से लेके वो यूनिवर्सिटियों को डिस्पर्स कर देते। यूनिवर्सिटी की करिकुलम में शुरू से UGC का भी यही रोल था और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि करिकुलम में पाकिस्तान के लिए उन सबको बिठा के एक डेवलप किया जाए जो क्रॉस द बोर्ड एक मिनिमम लेवल हो, ताकि मोबिलिटी रह सके, एक रिकग्निशन रह सके एक दूसरे इदारे की। तो और कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट करा दिया, थोड़ा सा हिस्ट्री का, ये मेजर एक्टिविटीज़ थी
यूजीसी की, या जब किसी वक्त कोई नया अदारा बनना तो उसकी विजिट करके उनकी करा के एक्सपर्ट ले जाके उनको एनओसी देना या ना। परफेक्ट। एंड आई थिंक एट दैट टाइम इन 2001 आई बिलीव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थॉट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थॉट के यार दुनिया चेंज हो रही है। जैसे आज हम अभी आपने शुरू में बड़ा अच्छा ओपनिंग दिए कि जी डिग्री चाहिए कि स्किल चाहिए, तो वी आर अगेन एट द पॉइंट देयर मेजर शिफ्ट नीड टू बी रिक्वायर्ड एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब अगली बात बाद में करेंगे। उस वक्त एक बहुत बड़ा एक अच्छी टास्क फोर्स बनाई गई विद गुड फेथ, बड़े बड़े लोग उसमें, कासम लाखा साहब थे और इसी तरह जो लम्स के हैं सैयद बाबर अली साहब थे, टॉप के उस वक्त के वाइस चांसलर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के जो थे वो उसमें कमेटी में बने, एजुकेशनिस्ट आए। इन सब ने तकरीबन 1 साल का होमवर्क करके स्टेक होल्डर से बात के एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया कि अगर हमने पाकिस्तान में हायर एजुकेशन को ठीक करना है तो ये पॉलिसी लेवल डिसीजन करने पड़ेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल डिसीजन करने पड़ेंगे। And based on their recommendation in 2002, Government of Pakistan finally decided and they formed this, they upgraded University Grant Commission into higher education. What was changed basically in dynamic? कि शुरू में जो काम भी होता था वो मिनिस्ट्रीज के ज़रिए होता था या वो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी होती थी। HEC was just acting some few hundred people sitting here or couple of hundred people sitting to acting on the direction. ठीक है। HEC को ऑटोनोमस कर दिया गया, ठीक, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज द डायरेक्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड स्टिल इज द डायरेक्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ HEC। और HEC से कहा गया कि आप नेशनल लेवल के इश्यूज को एड्रेस करें, पॉलिसी बनाएं, कमीशन से अप्रूव करें, गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड करें एंड गो हर इट। नो नीड टू गो वाया बठिंडा और किसी तरफ से गुजर के जाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपके, और चेयरमैन HEC के पास स्टेटस फेडरल मिनिस्टर का दे दिया गया, और जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उसको एक SRO के ज़रिए फेडरल सेक्रेटरी का स्टेटस दे दिया गया ताकि डायरेक्ट भी समरी हम मूव कर सकें टू द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ताकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी बॉडी जो है कि हमारे जो एक्शंस आए या सजेशन है क्विकली फास्ट ट्रैक पे चलें और हम उस लेवल पे जाके ओनरशिप के साथ। एंड देन गवर्नमेंट स्टार्टेड पंपिंग रिसोर्सेज आल्सो इन दिस सेक्टर। UGC वाज गेटिंग ओनली few hundred million rupees एट दैट टाइम, और उस वक्त खैर नंबर भी थोड़ा था यूनिवर्सिटीज़ का। और 3 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए कि कहाँ पे आपको सबसे पहले, एंड अगेन विद कंसल्टेशन ऑफ द एकेडमिशियन, कमीशन लेवल पे ये एग्री किया गया कि 3 एरिया को हमने एड्रेस करना है, एक्सेस, इक्विटी, रेलेवेंस एंड क्वालिटी। ठीक, कि पाकिस्तान में जो हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा, आज भी हम कहते हैं कि हमारा 60% जो है यंग पीपल हैं, तो क्या जो एजुकेशन, जो वो एज ग्रुप है 16 to 23 ईयर, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है पाकिस्तान में एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लें, एंड आई मीन क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो इतनी कुछ मेहनत करने के बाद लोग कहते हैं बड़े फंड मिल गए, बड़े पैसे HEC को मिल गए। HEC को नहीं मिलते, HEC सिर्फ अभी भी वो पैसा लेके यूनिवर्सिटियों तक पहुँचाता है, उनके प्रोजेक्ट बनाता है। And you will be, I think, amazed to know that I think we are the only institution in Pakistan। आप तो एक बिजली का बिल जमा कराते हो ना, तो बैंक भी 4% आपसे लेता है, मेरा ख्याल है 3-4%। हमारा जो इस वक्त तक टोटल जो ऑपरेशन या सेक्रेटेरिएट एक्सपेंसेस है, having 600 plus 700 people working with us with 4 regional center and big landscape or big scope of the work, 1% of our budget is secretariat cost। Even कुछ अर्सा पहले तक जब ये इतनी कास्ट नहीं बढ़ी थी, एनर्जी कास्ट नहीं बढ़ी थी, it was 0.45, 0.8, less than 1% of the सर। अच्छा, ये बात सर गलत है क्योंकि हमारे रिसर्चर्स ने कुछ निकाली थी इफेक्ट कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और स्टील मिल से भी ज़्यादा जो है ना वो आप लोगों का बजट है। हमारा बजट नहीं है, HEC का हायर एजुकेशन सेक्टर का बजट है। हायर एजुकेशन सेक्टर का बजट है ओवरऑल 65 बिलियन या 64 बिलियन हमारी एनुअल रेकरिंग फंड है। 60 बिलियन 64, हाँ, 64 समथिंग प्लस। 97% इस पैसा जो है ना वो यूनिवर्सिटियों को सैलरी की शक्ल में जाता है। उसको मैनेज कौन करता है सर? यूनिवर्सिटियाँ करती हैं। गवर्नमेंट, हम बजट बनाते हैं। जब लेट्स सी कि जून में बजट पेश होना है तो हम दिसंबर जनवरी से प्रोसेस शुरू कर देते हैं, यूनिवर्सिटियों से मांगते हैं पिछला बजट, क्लोजर ऑफ द बजट, अप्रूवल ऑफ द बजट फ्रॉम योर उनके जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो हमें भेजें और बताएं आगे क्या मसला है, क्या चाहिए। तो जिस तरह पाकिस्तान में होता है, शुरू में हम तोप का लाइसेंस मांगते हैं, आखिर पे पिस्टल का या चाकू का मिल ही जाता है, ठीक है।
तो यूनिवर्सिटियों को भी समझ आ गई, हमें भी समझ आ गई, आस्ता आस्ता 20 ईयर हो गए हैं, मैच्योरिटी आ गई, तो अब जो बजट भेजते हैं वो क्लोज टू रियलिस्टिक होता है। ठीक। फिर हम क्या करते हैं कि जस्ट टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाकी जो गवर्नमेंट के ज़रिए इदारे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने नामिनी भेजें। ये प्री बजट में प्लानिंग की बात कर। ठीक। देन वी इनवाइट अवर यूनिवर्सिटी इन अवर रीजनल ऑफिसेज, लाइक पेशावर जाते हैं तो केपी की जितनी यूनिवर्सिटियों से ला के उनसे कहते हैं पेशावर आ जाए अपना बजट लेके। वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव है, HEC का रिप्रेजेंटेटिव है, लोकल जो गवर्नमेंट है प्रोविंशियल, उनको भी हम रिक्वेस्ट, पहले इतना नहीं था, अब मैंने इन सबको इंस्ट्रक्शन दिए कि नहीं, इट नीड टू बी कम्प्लीमेंटेड, क्योंकि अब 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे खुद ज़्यादा उनके पास इख्तियार है, उनको भी साथ मिला रहे हैं। शेयर तो करते थे, अब मिला के बैठ के एक एक यूनिवर्सिटी के साथ हम बजट डिस्कस करते हैं। फिर वो वहाँ पे जिस तरह होता है टिपिकल, बारगेनिंग, प्रेशर, वो हम पे प्रेशर डालते हैं, हमें पता होता है कि इनके घर कितने पैसे पड़े हुए हैं, फिर उनको पता होता है कि हमारी किटी में क्या है, तो फिर चाय शाय पी के नमाज शमाज पढ़, उन्हें कहते हैं पढ़ लो फिर आ जाओ, तो फिर हम एग्री कर लेते हैं एक अमाउंट को उन यूनिवर्सिटियों के। हम फिर वो जब बजट बनाते हैं तो गवर्नमेंट को वो बजट बैठते हैं कि जी पिछले साल ये बजट था, इस वक्त यूनिवर्सिटियों की डिमांड ये है, विच इज़ क्लोज टू रियलिस्टिक, क्योंकि उन्होंने रिसर्च भी करनी होती है, उन्होंने और काम भी, यूनिवर्सिटी चलाना इट सेल्फ इज़ ए ह्यूज टास्क, और इस तरह ये बजट बनता है। और इसमें पूरे पाकिस्तान के पता नहीं PIA इससे ज़्यादा बजट होगा, लेकिन ये हायर एजुकेशन सेक्टर का है, HEC का नहीं है। ठीक है। HEC के नाम पे मिलता है। एग्री, ये कंफ्यूजन थी। हाँ। अच्छा। और इसका जो मैक्स कोई भी बजट हो, मैंने आपका कहा 1% सिर्फ HEC की सेक्रेटेरिएट एक्सपेंसेस है, बाकी टोटली यूनिवर्सिटीज को जाता है। यूनिवर्सिटीज़ को जाता है, विद द प्रॉपर सिस्टम, विद द प्रॉपर मॉनिटरिंग, विद द प्रॉपर ऑडिटेड परफॉर्मेंस। दरमियान में गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक होती हैं, प्रोसेस में चलते चलते गलतियाँ होती हैं, लेकिन वो काउंटर जो चेक है, बैलेंस है, वो बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर, बजट के बारे में हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली बीच में ब्रेक ले लेते हैं या कुछ, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। तो क्या HEC उनके लिए कोई अमाउंट मुख्तस करता है कि कोई बच्चा अगर अप्लाई करे और वो नीडी भी हो, वो ये प्रूव कर दे कि मैं नीडी हूँ, तो उसके हेल्प के लिए कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी पॉलिसी है? एक लिटिल करेक्शन, ये बहुत सारे बच्चे नहीं हैं जो आप कह रही हैं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसा नहीं। अच्छा, पहले तो मैं बताऊं ना कि जो कोहोर्ट है वो 16 to 26 ईयर ऑफ एज का, जिनको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी अभी हम वी आर टचिंग 10% ऑफ दैट टर्शरी एजुकेशन जो एलिजिबल लोग हैं। इसका मतलब है 100 में से 10-11 लोगों को यूनिवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाकी 90 पीपल आर आउटसाइड। यस, बिल्कुल। एंड नाउ मल्टीप्लाई दीज 90 विद लेट्स सी 30 मिलियन और इवन मोर देन दैट, या 40 मिलियन, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी अभी बहुत गैप है, इसको बढ़ाना है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। एक तो बेसिक प्रिंसिपल हम सब ने एग्री किया हुआ है और अपनी पूरी अपने कोशिश करते हैं कि कोई बच्चा बच्ची जो मेरिट पे यूनिवर्सिटी आ जाए, इस वजह से नहीं छोड़े या उसको ना डिनाई किया जाए कि वो पे नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, उसके क्या तरीके हैं? वैसे तो हम सारे, जब हमारे उधर अरब में मैं रहा हूँ, वो कहते तो कुल्लो पाकिस्तानी मस्कीन, तो हम सारे शायद मस्कीन तो हैं ही, अल्लाह रहम करे। ये कुछ आदत भी है, जिस तरह मैं कहता हूँ ना, कर्जे हंसना मांगो, जब वापस मांगेगी तो आगे से हंस दो। ठीक है, तो ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी सी हमारी कल्चरल इशू भी हैं, सोशल इशू भी हैं, लेकिन यस ज़रूरतमंद हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस्लामाबाद में जो कुछ लोग, कुछ मिलियन लोग इधर हैं, या लाहौर में बैठे हैं, वो कहें सारा पाकिस्तान, ऐसा नहीं है। बहुत गुर्बत है। बहुत से जो हमारे रिमोट एरिया, बलोचिस्तान का एरिया, फाटा का एरिया था, KP का एरिया, पंजाब, सदरन पंजाब से आगे जाएं, बड़े बड़े नवाब अमीर बैठे हैं, लेकिन आम लोग अमीर नहीं हैं। आम लोगों के पास मसाइल हैं। उसके लिए हमने मुख्तलिफ प्लान शुरू किए। एक तो इन बिल्ड प्रोग्राम जो हम फंडिंग भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, इसका एक ख़ास परसेंटेज हम उसको कहते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। ठीक है, हम यूनिवर्सिटी, सर इफ़ यू अलाउ जी, एक छोटा सा ब्रेक हम लोग शामिल करने वापस आएंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी मैं बात करने लगा था। आपको याद आ गया कि मैंने भी अपनी अदारे के लिए कुछ बजट तो बनाया है। जाहिर बात है, क्योंकि मुझे एक और चीज़ थी कि सर US पाकिस्तान नॉलेज जो अभी यार वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उस पर भी आऊँगा, उन पर आएंगे हम लोग। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें।
जी वेलकम बैक टू द शो। आते हैं उसी तरफ जहां से हमने शो का आगाज़ किया था। सर मुझे बताएं कि स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डिग्री? इससे पहले मैंने आपसे पिछला सवाल शुरू जी, किया था, बिल्कुल। मैं थोड़ी सी क्विकली और चीज़ें बताऊं। फिर इस प्रोग्राम को देखते हुए और हमारे जो डोनर्स साथी हैं, जो वर्कर, अभी जिस तरह यूएसएड ने अच्छा एक अमाउंट अलाउ थ्रू यूएसएड, गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने कहा जी कि पाकिस्तान की अफेक्टेड एरियाज़ के लिए हेल्प करेंगे। तो एजुकेशन में हमें बहुत हेल्प मिल रही है अपने पार्टनर्स से, जिनके साथ हम मिल के काम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले यूएसएड ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसको देखा देखी जायका ने कहा जी हम भी आते हैं। हमने कहा जी वेलकम। इवन मैंने गवर्नमेंट से कहा और हमने कहा हम विल मैच इट। ये ना सोचें कि हम सिर्फ पैसे मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं एक सिस्टम बना के दें, हमें मैच इट। ठीक है। फिर फ्रेंच गवर्नमेंट ने हमें हेल्प की, फिर जर्मन जैड प्रोग्राम के ज़रिए हमें हेल्प, बहुत से और लोगों ने भी हमें, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। बिल्कुल। फिर इस तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्कॉलरशिप अनाउंस होते थे, ज़कात फ़ंड से, फ़लाने फ़ंड से, ये हमने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक सिस्टम बना दिया, एक बास्केट बना दी कि जितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, फेडरल गवर्नमेंट से मिले, किसी डोनर से मिले, उस आपकी बास्केट में हो। स्टूडेंट शुड नो कि दिस स्कॉलरशिप इज, जिस तरह अभी रिसेंट पिछली गवर्नमेंट में एहसास प्रोग्राम शुरू किया, बिग प्रोग्राम। उससे पहले बेनज़ीर स्पोर्ट प्रोग्राम के जरिए स्पोर्ट होती थी। उससे पिछली गवर्नमेंट जो मियां नवाज शरीफ साहब की थी, उसमें एक ह्यूज प्रोग्राम फी रीइंबर्समेंट स्कीम उन्होंने यूथ प्रोग्राम के लिए शुरू, जिसमें लाखों स्कॉलरशिप दिए गए, हज़ारों नहीं, लाखों। लकीली आई वाज आल्सो एट दैट टाइम चेयरमैन। तो हमने लाखों स्कॉलरशिप दिए पाकिस्तान के लिए, किस यूथ के लिए, पीएचडी लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, एंड दे आर स्टिल गोइंग ऑन। फिर स्पेशलाइज प्रोजेक्ट बनाए गवर्नमेंट पाकिस्तान ने फाटा के लोगों, बच्चों के लिए, बलूचिस्तान के बच्चों के लिए, लेस डेवलप के लिए। फिर हमने स्पेशलाइज प्रोजेक्ट बनाए वीक यूनिवर्सिटी एरिया के लिए, वीकर एरिया के लिए, कि उस लोगों को भी उठाएं, क्योंकि वी स्ट्रांगली बिलीव अगर पाकिस्तान ने डेवलप करना है तो पूरे पाकिस्तान ने करना है। ऐसा नहीं आप 4 बड़े शहर ईरान की तरह बना लें और बाकी सारा पाकिस्तान उल्टा रहे, तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। अगर तरक्की होनी है, ईच इंडिविजुअल यंग पर्सन इन पाकिस्तान शुड गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी। प्लस माइनस हो सकता है, अपने लोकल डायनामिक्स से सब कुछ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यही वजह है कि पिछले जब मेरा दौर था उसमें हमने एक्सेस बढ़ाने के लिए वहाँ तक गए जहाँ तक आज तक कोई शायद गवर्नमेंट का ऑफिसर भी ना पहुँचो। हमने कैंपस बनाया, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, लो शुरू किया, लेकिन वहाँ की बच्चियों को खासकर 51% पॉपुलेशन या 50% पॉपुलेशन है जो एक्सेस से दूर थी। यू नो नाउ, पहले जब 2002 में हमने HEC बनाया तो दी इक्वेशन वाज वेरी स्क्यूड कि 50+ कुछ थे मेल स्टूडेंट थे, बच्चियां थोड़ी थी और वो भी सिलेक्टेड एरिया में जाती थी। आज बड़ी खुशी भी होती है कि बच्चियां आगे निकल गई हैं। एक तो वो मेहनत बहुत करती हैं, लड़कों को और बड़े काम होते हैं। क्यों भाई? तो सही बात है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं सर। तो बच्चियों को भी फील हो गया, पेरेंट्स को भी फील हो गया कि नहीं, बगैर तालीम के, बगैर तरबियत के, बगैर अपनी फाइनेंशियल इसके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव इन द लाइफ। पहले एक ख़ानदान में काम करता था बंदा, 40 लोग खा रहे होते, अब 40 के 40 को काम पढ़ना पड़ेगा तो फिर काम चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आंसरिंग योर क्वेश्चन, यस देयर आर अपॉर्चुनिटीज़। इवन जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बनाता है तो हम उनके जो शुरू में एग्रीमेंट करते हैं, NOC देते हैं, उसके अंदर बिल्ड इन होता है कि एटलीस्ट 10% स्टूडेंट को वो सपोर्ट करेंगे जो नीडी होंगे, कि उनको इस वजह से नहीं जाने देंगे। लम्स है, बड़े बड़े अच्छे आगा खान वाले हैं, दूसरे प्राइवेट सेक्टर हैं हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर बिल्ड किया और लाखों रुपए की वो स्कॉलरशिप देते हैं। हम वो इज़्ज़त नफ्स भी नहीं उनको करते, हम कहते हैं इसको स्कॉलरशिप का नाम दें। ठीक है सर, ताकि बच्चों को पता है कि वी हैव अर्न इट। ठीक है सर, डिग्री और स्किल में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? वेरी इंटरेस्टिंग। वो है ना, हमेशा लेट कर देते हैं, हमेशा देर कर देता, हमेशा देर कर देता। कोई बात कहे नहीं। पाकिस्तान भी बहुत से इश्यूज पे हमेशा देर कर देता है। दुनिया बहुत पहले इस तरफ चल चुकी है, लेकिन डिग्रियां चाहिए, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे मॉरल एथिकल स्टैंडर्ड स्ट्रांग नहीं है, तो कुछ सिस्टम बनाना पड़ता है। जैसा होता है ना, गांव में आपने मुर्गियाँ या मुर्ग डब्बे में बंद करना है तो छीक के उनको डालना पड़ता है, वो खुद नहीं डालना, उनको रोज़ पता है को जाना उधर ही। फिर भी घर वाले थोड़े से एफर्ट करते हैं, शीशी करते हैं, कुछ स्टिक लेके, चलो यार उधर जाना है। ठीक है, अभी वी आर स्टिल 75 साल के तो हो गया पाकिस्तान, लेकिन मॉरली एथिकली स्टिल आई थिंक लॉट ऑफ वर्क नीड टू बी डन, क्योंकि तालीम शायद बहुत होगी, तरबियत अभी भी नहीं हो रही। ये भी एक अलमिया है हमारी एजुकेशन सिस्टम। तो
डिग्रीज दुनिया जिन्होंने तरक्की कर ली है वो आपसे पूछते ही नहीं डॉक्यूमेंट के आपके पास, वो आपसे कहते हैं क्या कर सकते हो करके दिखाओ। हमारे तो ये क्योंकि पॉपुलेशन ह्यूज है, अपॉर्चुनिटी कम होती है, एक सीट निकलती है 1000 एप्लीकेशन आ जाती है। अब अगर कोई क्राइटेरिया नहीं बनाओगे तो फिर तो मारामारी शुरू हो जाएगी, जो हमारा सिस्टम है पाकिस्तान। सही बात है। तो ये एक टिकट है, मैं तो इसको टिकट कहूँगा, ये एक लाइसेंस है कि यू कैन एंटर इन दिस रूम। हाँ ये एक आपका आईडी कार्ड है बेसिकली, हाँ कि आप इस जो जॉब अपॉर्चुनिटी आई है या इनको इस लेवल का बंदा चाहिए, तो आपके पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि यू क्वालिफाई, यू सीम्स टू बी क्वालिफाइंग फॉर दिस थिंग। अदरवाइज मैं ये नहीं कहता कि मैं इतनी यूनिवर्सिटी हम चला रहे हैं और भी बना रहे हैं कि डिग्रियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने बात की थी कि बग़ैर स्किल के नहीं चल सकता काम, इस वक्त जो बिगर इशू है, मुझे लोग पूछते हैं कि क्या वजह है इतनी यूनिवर्सिटियाँ बन गई, लाखों की तादाद में स्टूडेंट होते हैं, अराउंड रफली 3 मिलियन स्टूडेंट हमारी एवरेज एक उस वक्त पाइपलाइन में होते हैं, जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल है और सारी इस तरह की। अब 3 मिलियन लोग हर साल ऊपर आते जा रहे हैं, नए आते जा रहे हैं, और मैं फिर भी गवर्नमेंट जब कहते हम मैं जाते हैं ना नीचे लोग लेवल पे जो हम ऑफिसर्स से जाके बात करते हैं, फंड मांग रहे होते हैं, वो कहते हैं क्यों पैसा गवर्नमेंट दे, नहीं अब आप पैसे नहीं दे सकते। मैं कहता हूँ यार खुदा के लिए एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगले 20 साल जिन बच्चों ने पढ़ना है ना यूनिवर्सिटी में, वो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। हाँ 20 साल की तो कमिटमेंट दो, आगे बेशक गवर्नमेंट से को पॉलिसी बना दें कि चाइना की तरह एक बच्चे से आगे नहीं हो सकते। हाँ लेकिन वो जो बच्चे हो गए हैं उनको क्या करें, उनके क्या करें। और हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि जल्दी बड़े हो जाते हैं। जब जल्दी बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको संभालें आप। अगले 20 साल की तो छोटी दें। नहीं बिल्कुल, वो बच्चे तो पैदा हो चुके हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो इस वक्त बिगेस्ट इशू है ना हमारी एकेडमिया और इंडस्ट्री के अंदर, जो स्किल सेट इंडस्ट्री मांग रही है, एम्प्लॉयर मांग रहा है, वो हम नहीं यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उसमें नहीं है। हाँ बदकिस्मती ये है कि एक आईटी का ग्रेजुएट भी लेना है ना, उसको वर्केबल बनाना है, उस इंडस्ट्री ने अपने लिए उसको $20-25 उस पर खर्च करना है गार्नेशन के लिए, गार्नेशन के लिए। हम यूनिवर्सिटियाँ राह बच्चे भेज देते हैं। बड़ी कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो 13 साल, मैं तो मेरी अपनी ज़िंदगी का सारा अरसा मैंने सिर्फ एजुकेशन में गुजारा, मुझे और कोई काम भी नहीं आता। तो हमने भी कोशिश की, बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ कोशिश कर रही हैं, बहुत सी अभी नहीं कर रही, करनी चाहिए। बदकिस्मती से हम इतने स्केरी होते हैं कि मैंने 1980 का 85 में नहीं 87 में मैंने टीचिंग शुरू की। ठीक है। मैंने जो सब्जेक्ट उस वक्त पढ़ाए थे, मुझे आज भी आप कहना मैं आंखें बंद करके पढ़ा दूँ। शायद मुझे ख़तरा है कि वो और कोई सब्जेक्ट ना आ जाए, वरना मैं किधर जाऊँगा। ऐसा नहीं है, वो राज़िक है, उसने आपके लिए वो रास्ते बनाए हुए। हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो मैच मेकिंग है, HEC हमने प्लेटफार्म बनाए हैं जहाँ इंडस्ट्री को भी बुलाते हैं, एकेडमिया को भी बैठाते हैं, बड़ा अच्छा मान के अच्छी बातें करके चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं अपनी अपनी जगह जा। फिर कुछ अर्से बाद हमें पुश करना पड़ता है। लेकिन जिसे पश्तो में कहते हैं ना, नाव गुंजाइश निश्ता। हाँ। इसलिए कि आने वाले दिन जो हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईयर्स, फ्यू करंटली जो चल रहा है सर, अभी भी काउंट यस्टरडे जो अभी कोविड में हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, इट वाज सच ए बिटर एक्सपीरियंस। मैं उसी की तरफ आने लगा था। माज़द आपकी बात काट रहा हूँ कि ये भी सिस्टम आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था ऑनलाइन एजुकेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई मीन HEC ने, मतलब मैं तो वन ऑफ द ठीक है टीम मेंबर हूँ ना। हमने स्मार्ट यूनिवर्सिटी कंसेप्ट दिया, बड़ी बैकलैशिंग होती थी, रोज़ हम सवाल जवाब अखबारों में मेरे खिलाफ, HEC के खिलाफ, पैसे ज़ाया करें। ये फॉरवर्ड लुकिंग था कि आने वाले वक्त में हम कोई साइंटिस्ट नहीं है, आपने चीफ साइंटिस्ट का मुझे खिताब दिया, थैंक यू। तो मैं साइंटिस्ट उस तरह, साइंस तो पढ़ी है, पढ़ाई भी है, लेकिन मतलब है चीफ उस लेवल का तो शायद नहीं हूँ। लेकिन हमें अंदाज़ा है, क्योंकि इस फील्ड में है कि दुनिया में घूमते फिरते भी हैं, कि दुनिया किधर जा रही है। और हम MIT ने आज से कई साल पहले अपना सारा कोर्स मटीरियल ऑनलाइन कर दिया। हम किधर नहीं जा रहे, हम खड़े हुए। नहीं, आई विश के खड़े होते तो कम से कम धक्का मार के आगे तो ले जाते हैं। रिवर्स जा रहे हैं, एक कदम आगे जाते हैं, 10 पीछे ले जाते हैं। सर ये क्राइटेरिया एक बन सकता है कि HEC
अगर क्योंकि सर बहुत सारे सवाल है, माजरत आपकी बात में काट रहा हूँ बीच में, मुझे मुझे 2-3 प्रोग्राम करो यार, मेरी मशहूरी हो जाएगी अगले चंद दिनों में, जब कहोगे मैं आ जाऊंगा। बस डन हो गया सर, एक इशू पे आओ, एक इशू पे आओ, एक इशू पे हम लोग बात और करेंगे। मुझे इवन स्टेक होल्डर को उन्हें को ऑनलाइन लें, मुझे स्टूडेंट सवाल करें, फैकल्टी सवाल करें, ये तो सब बहुत अच्छा आपने जरूर, बता दिया। हम पब्लिक सर्वेंट हैं आप लोगों के लिए। सर HEC इस तरह का कोई क्राइटेरिया बना सकती है? कल ये एक सजेशन आई थी किसी स्टूडेंट की तरफ से ही कि यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त एडमिशन दे रही हैं IT के स्टूडेंट, मीडिया के स्टूडेंट्स को मेडिकल में, लेट्स से कि 200 बच्चा एक यूनिवर्सिटी में जा रहा है, 500 बच्चा एक साइड पे जा रहा है, 300 बच्चा एक तरफ जा रहा है, डिमांड इतनी नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, तो ऐसी कोई पैटर्न सेट हो सकता है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कहा जाए कि इस वक्त डिमांड इस सब्जेक्ट की चल रही है, इस सब्जेक्ट के बच्चे ज़्यादा लो, ताकि बच्चों को भी ये गाइड किया जाए। You know, that is of course doable thing, but again then people will say कि ये तो पर्सनल राइट है। सर तो personal जबरान right, आप कहता है उनको कि मेरा future बाप दिखा- पैसे दे रहा है, मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरी चॉइस है मैं लॉ पढ़ूँ या फिल्म पढ़ूँ, तो आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। मैंने अपनी 5 बेटियाँ, मैंने एक बेटी से नहीं कहा कि आप क्या पढ़ो, मैंने उनको ज़रूर कहा बेटा ये ऑप्शन है। मतलब जिस तरह मेरी बड़ी बेटी शुरू से, मुझे भी बचपन में मेरे वालिद साहब वेटनरियन थे, सारे कहते डॉक्टर बनेगा, दाखिला हो के भी सब कुछ मैं नहीं जा सका वो मेडिकल में, अल्लाह को नहीं मंजूर था, अल्लाह ने मुझे इस तरफ लाना था तो अल्लाह ने इधर ले आया मुझे। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, बड़ी अच्छी पढ़ाई में थी, उसकी सारी क्लास फेलो डॉक्टर बनी है। उन दोनों मेरे उस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर गार्ड होते थे, मोमो लेके आता था, उस वक्त VCR होता टेप, ताकि उसकी वो ट्रांसक्रिप्शन करा सकूँ अपने स्टूडेंट से। तो बेटियां मेरी देखती थी तो वो सारी मैक्सिमम मेरी बेटियां BBA MBA की तरफ चली। वो डॉक्टर बनते ही बनते उसने कहा नहीं बाबा मैं ये पढ़ूंगी। मैंने कहा बेटा तेरी चॉइस, तुमने ज़िंदगी गुजारनी है। सर लेकिन ऐसे लोग भी तो बहुत ज़्यादा कम है ना। अक्सर बच्चे जो हैं वो जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, हम कुछ दिन पहले भी ये बात कर रहे थे कि वो 1 साल गुजारने के बाद कहते हैं कि ये तो मैंने किसी के प्रेशराइज करने पे ले लिया, मैंने कुछ और कर। मैं बिल्कुल पेरेंट्स से भी ये कहता हूँ, जब मैं टीचर पढ़ाता था मैं स्टूडेंट से भी कहता था बाई चॉइस आओ। आज भी जो बच्चा टॉप पे होगा ना और खुशी से आएगा और डिलीवर करेगा, उसके लिए सीट खाली पड़ी। सही कह रहे हैं आप। पेरेंट्स से भी मैं कहता हूँ ज़बरदस्ती ना करो। मेरे अपने ख़ानदान में एक बच्चे को नहीं डॉक्टर बनना था, उसके बाप ने कहा डॉक्टर बनना है, उसकी माँ ने कहा डॉक्टर बनना है, बाहर जाके वो डॉक्टर बना, वो डिग्री ला के बाप को कहा जी आपने कहा था ये पढ़े, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, थैंक यू वेरी मच, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं पढ़ाऊँगा, मैं टीचर बनूँगा। विच इज़ नॉट ए गुड। पेरेंट्स को बच्चों को मिल बैठ के समझ के समझा के फैसले करने चाहिए। फिर पेयर प्रेशर होता है कि अलीना ने ये किया था, वो देखो हर वक्त टीवी में बैठी होती, कितनी उसकी पब्लिसिटी हो रही, पैसे भी खूब बना रही होगी, तो मैं भी बनूंगी। ये एक पेयर प्रेशर होता है। मैं हमेशा अपने यूथ से कहता हूँ कि यार दूसरों को देख के सबक ज़रूर सीखो। सर ये दूसरे वाली बात से हम एग्री नहीं करेंगे, पैसे बनाने वाली बात से। नहीं, मैं लोगों की परसेप्शन कह रहा हूँ, जिस तरह आपकी परसेप्शन थी HEC इतना पैसा लेके, तो मैं मेरी भी लोगों की परसेप्शन तो ये है ना कि माशाल्लाह आप गिला कर रहे हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से। ये सुन लीजिए जी। अच्छा तो बात यह है कि ये परसेप्शन बन जाती है ना। ठीक है। तो मैं बच्चों से कहता था बच्चों ज़िंदगी बनानी है ना, हैव योर ओन वे। मैं हमेशा पिंडी में आप रहते हैं तो साथ नाला ले ही गुजरता है। हाँ। बिल्कुल ठीक है। तो मैं जब क्लास में पढ़ाता था, मैंने कहा आज भी मेरा ये यहाँ भी एक स्टूडेंट है आपके यहाँ पे जो इस वक्त है, वो मेरे स्टूडेंट ही हैं, उन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, मैंने अभी मिला हूँ। अच्छा। वो बाहर चले गए कि आपके कुछ सीनियर में है। तो मैंने उनसे कहता था कि देखो अल्लाह ने तुम्हें चॉइस दी है, एक तो अपने पानी आया ना जनाब सैलाब आ रहा है, फेंक दो अपने आप को। अब वो जिधर पानी जाएगा समुद्र में फेंकेगा, दरिया में फेंकता है या नाला लेई में फेंकता है, ये तुम्हारी किस्मत है। If you really want to reach somewhere, you have to swim against a stream, and then you will reach wherever you want to reach. ये पोटेंशियल है हमारी यूथ में, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए। बिलीव मी, मैंने दुनिया के बच्चे के साथ इंटरेक्शन की हुई है। मैं अमेरिका में 400 की क्लास पढ़ाया करता था जब मैं बिज़नेस पढ़ रहा था। साथ मुझे वो एक इजिप्शियन टीचर था, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ाता था। तो हम पाकिस्तानी इंडियन का मैथ बहुत अच्छा होता है, तो वो अमेरिकन मरते हैं जिस तरह हमारे इंग्लिश की वजह से मरते हैं ना, कि इंग्लिश नहीं आती, वो सेंटेंस ही समझ नहीं आते। कुछ लाखों के लोगों को पढ़ाने, हमारे वक्त में भी ऐसा होता था। तो मैंने वो 400 बच्चों की क्लास ली हुई है। हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है, सिर्फ इनको एनेबलिंग एनवायरनमेंट दे दें, कॉन्फिडेंस दे दें, परफेक्ट सर, तो दे आर माशाल्लाह नॉट लेस देन एनीबॉडी। तो पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए अपना रास्ता खुद चुने, अपने जज खुद बने। ये आपका फैसला, आपकी ज़िंदगी का फैसला। हाँ ज़रूर हेल्प लें,
हमने यूनिवर्सिटियों में काउंसलिंग के लिए कुछ इंकरेजमेंट की है, लेकिन वो सिर्फ वो नंबर के लिए, उनको पता है कि रैंकिंग में नंबर आएगा, वो बता देते हैं ये दफ्तर बनाया जी काउंसलिंग का, ये काउंसलिंग शोसलिंग इतनी होती नहीं, होनी चाहिए। ठीक। जापान में बच्चा पैदा होता है, उससे उस वक्त ही उसकी राइट पाथ को डिटरमिन कर लिया जाता है, उसकी इंटरेस्ट देखते हुए आस्ता आस्ता उनको उस तरफ सीख के ले जाया जाता है कि आप इस तरफ चलें। हम तो जब वो आप वाली बात है MBBS में दूसरे साल में पहुंचते हैं, कहते हैं यार दिस वाज नॉट माय कप ऑफ टी। सही बात है सर। लेकिन कमिंग बैक, आज सर्वाइवल करनी है, आगे चलना है, तो स्किल की तरफ आना पड़ेगा। आज एक मैट्रिक बच्चा ज़्यादा पैसे कमा रहा है बनिस्बत BS के, क्योंकि उसने हुनर सीख लिया। हुनर सीख लिया है। बिल्कुल। और अगर जिसके पास डिग्री है साथ हुनर सीख ले तो कमाल हो जाए। 3 मास्टर्स वाले जो है वो 4 मास्टर वाले, वो तो शादी के कार्ड पे भी लिखते हैं फलाना MA उसकी शादी है। ठीक है, वो सिर्फ वो लिखने के लिए होता है। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सर। अभी मेरे ख्याल से वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ें और वापस आए जल्दी से, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक टू द शो। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप क्या जो है एक्टिविटीज़ वगैरह क्या करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि हम भी यहाँ पे काफ़ी कोशिश कर रहे हैं फिट रहने की, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी, उनको भी इस स्पेस पे ला रहे हैं कि वो हमारे साथ कुछ ना कुछ वर्जिश जो है वो रोज़ करें। तो आप कोई मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या इस टाइप की कोई चीज़? वो गालिब ने कहा था ना, बाद मरने मेरे चंद खतूत आने जाना, खुद भी शर्मसार हो मुझे भी शर्मिंदा कर, क्यों मुझे शर्मिंदा करना चाहते? हाँ, क्योंकि खाने के तो आप वैसे भी मेरे शौकीन। टीचर्स की, सॉरी ना टीचर, हॉस्पिटल के जितना भी, अब इस एज में आ गए ना तो हमें अस्पताल वालों से दोस्ती रखनी। तो मैंने को 2-3 स्टंट भी डलवाए हुए हैं, थैंक्स टू HEC, स्ट्रेस में काम करने के। तो मुझे सब डॉक्टर, मेरे घर वाले पुश करते हैं यार वॉक किया करो, एंड सच ए लेजी पर्सन इन दैट एस्पेक्ट। काम तो मैं 16 घंटे भी कर लूँगा, लेकिन अच्छा एक दफ़ा मैंने सोचा कि नहीं यार ट्रेडमिल लाते हैं और घर में रखते हैं, चलो मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मैं कर लिया करूँगा, कोई देखेगा भी नहीं मैं भाग रहा हूँ। क्योंकि फिर कई दफ़ा भाग रहे देख रहे होता है कि यार पेट भी नज़र आता है भागते हुए, तो लोग मजाक करें। तो मेरी एक बेटी है, 2 बेटियाँ मेरी हैं, बड़ी स्लिम है, बाकी मेरी तरह थोड़ी सी हैं। तो एक जो बेटी छोटी हाजरा है, सेकंड लास्ट, वो सबसे मतलब स्लिम है, बहुत ही पतली, स्किनी, बहुत स्किनी। मेरे वालिद साहब बहुत स्किनी थी, शायद उन पे गई है। तो उस पूरी ट्रेडमिल में मैंने तौलिए लटकाए हैं, अपने स्लीपिंग सूट लटकाए हैं और सिर्फ एक्सरसाइज हाजरा ने की। और बाकी बेटी एक छोटी मनायल है, उसको भी शौक था, लेकिन सिर्फ हाजरा ने की है। मेरी मिसेज भी माशाल्लाह, हम गाड़ी के दोनों पे ही एक जैसे हैं। तो लेकिन यह है कि करनी चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस हमें होना चाहिए। ना सिर्फ एक्सरसाइज है, हमारा सबसे बड़ा मसला फूड है, जो कंटेमिनेटेड फूड, दूध, इंजेक्शन लगा के इस कौम का हुलिया बिगाड़ दिया हमने, बीमार कर दिया लोगों को। खुदा का खौफ नहीं करते कि जिस तरह मैं कल एक जगह बात कर रहा था, आजकल आपका जो हमारा सैलाब से पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, 4, 4.5, 5 या 8 हज़ार का मैक्सिमम सबसे अच्छा टेंट मिलता था। और अब हम कितने अच्छे मुसलमान हैं कि 35 हज़ार का हो गया। कर दिया। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं कि खुराक की ठीक हो और एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिट रहना चाहिए। हमें इस्लाम में भी बताया गया कि भले तुम 50 कदम चल लो, लेकिन खाने के बाद चलना चाहिए। तो जी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। वस से हमें ज्वाइन कर लिए, तो वस आज आप क्या बता रही हैं हमें कि क्या करना है हमने आज के दिन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जैसे सर ने बताया है कि ट्रेडमिल के बारे में, तो मुझे अपनी कहानी याद आ गई है। मैंने अब्बा से बड़ी ज़िद की थी कि मुझे ट्रेडमिल लेके दें, तब मैं ट्रेनर नहीं थी। तो बड़ी ज़िद के बाद मैंने कहा पैसे भी मैं खुद ही दे दूँगी, प्लीज़ आप बस मुझे ले दें। तो मैंने उनसे उधार पे ले ली और ट्रेडमिल आ गई। तो मेरे अम्मा अब्बा ने दोनों ने बोला था इस पर कपड़े ही सूखेंगे, इस पर वर्कआउट नहीं होगा। लेकिन मेरे अलावा उस पर सिर्फ मैंने वर्कआउट किया, बट बाकी घर वालों ने उसको तौलिया स्टैंड बनाया, कपड़े स्टैंड बनाया। तो ट्रेडमिल सबके घर में सिर्फ वो एज यूज़ होती है, स्टैंड यूज़ होती है। इसका ये मतलब ये वो ना लें, हाँ लेनी चाहिए, बिल्कुल। ज़रूर मैं वही बोलने आ रही हूँ कि उसको लाजमी यूज़ करें। अगर आपके घर में फैसिलिटी मौजूद है तो यूज़ करना चाहिए।
तो खैर, जो आज हम वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। पिछले सेगमेंट्स में हमने डिस्कस किया था कि एक अच्छा वर्कआउट 3 चीज़ों पर बेस करता है, जिसमें सबसे पहले वार्म अप आ जाता है जो आपको मेंटली और फिजिकली रेडी करता है वर्कआउट के लिए। देन सेकंड में मेन वर्कआउट आता है, जिसमें आप एक्चुअल डिफाइन करते हैं कि कौन से टाइप का वर्कआउट आप कर रहे हैं, और वो ये इट हैज़ द लॉन्गेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब नाउ द लास्ट, विच इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैटिक स्ट्रेचेस। ये वो वाला पार्ट है जो मोस्टली निगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि मैं देखती हूँ क्लाइंट्स मोस्टली जिम में आते हैं, वो कुछ वजूहात की वजह से इसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि समटाइम्स उनके पास गाइडेंस नहीं होती कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकंड टाइम उन्हें ये होता है कि वो रश में होते हैं, जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं यार ये तो मतलब 5-7 मिनट की गेम है, इसको क्या करने की ज़रूरत है, इसको स्किप कर देते हैं। थर्ड चीज़ ये होती है कि उन्होंने माशाल्लाह वार्म अप और मेन वर्कआउट इतना अच्छा परफॉर्म किया होता है कि उनके अंदर एनर्जी ही नहीं रहती। वो कहते हैं बस अब ख़त्म हो गया, मेन वर्कआउट कर लिया है, अब ये आखिरी 3 से 4 मिनट छोड़ दो, कूल डाउन करने की ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर आती है सबसे बड़ी गलती। अगर मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग रेट करूँ तो मैं जो मैक्सिमम परसेंटेज दूंगी वो वार्म अप और स्टैटिक स्ट्रेचेस को दूंगी, कूल डाउन को दूंगी, मेन वर्कआउट को कम दूंगी, क्योंकि नॉर्मली लोग इन दोनों को स्किप करके मेन वर्कआउट पर फोकस कर रहे होते हैं। तो स्टैटिक स्ट्रेचेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब स्टैटिक स्ट्रेचेस होता क्या है, जैसे कि नेम इटसेल्फ बता रहे, स्टैटिक मतलब इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने वार्म अप में बताया था कि डायनामिक स्ट्रेचेस क्या होती हैं। डायनामिक जैसे नेम बता रहे, इन अ स्टेट ऑफ चेंज, इन अ मोशन। डायनामिक स्ट्रेचेस में हमारा मसल लगातार मूवमेंट में होता है। अगर आपको याद हो कि मैंने इस तरह से कुछ स्ट्रेचेस बताई थी जिसमें मेरा मसल लगातार मूवमेंट में था, बट वो स्टैटिक स्टेट में नहीं था, उसमें आपके मसल स्ट्रेच हो रहा होता है लेकिन वो रुक नहीं रहा होता एक जगह पर। स्टैटिक स्ट्रेचेस इसके ऑपोजिट है, इसमें आप रेस्ट देते हो, मसल को एक जगह होल्ड करते हो, उसको उसमें एक टेंशन क्रिएट करते हो एंड देन उसको होल्ड करते हो ताकि जितनी भी आपके मसल्स में टेंशन है वो रिलीज़ हो जाए। तो स्टैटिक मतलब इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अब बात करते हैं कि स्टैटिक स्ट्रेचेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये आपके मसल्स को रिलैक्स करेंगी, उनमें से जितनी भी टेंशन है उसको रिड्यूस करेगी। सेकेंड चीज़ आ जाती है, जितने भी आपकी बॉडी के वाइटल्स हैं, जब आपने वार्म अप और मेन वर्कआउट किया होता है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ हुआ है, आपका टेम्परेचर राइज हुआ हुआ है, आपका बीपी भी ऊपर हुआ हुआ है, आपका ऑक्सीजन लेवल भी ऊपर गया हुआ है, इंक्रीज़ हुआ हुआ है। तो स्टैटिक स्ट्रेचेस इन सारे वाइटल को वापस नॉर्मल रेंज में लेकर आती है। तो आपने इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और चौथी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि आपकी जितनी भी इंजरीज़ के खदशात होते हैं उसको बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर देती है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आपने कभी भी स्किप नहीं करनी स्टैटिक स्ट्रेचेस। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका तरीका कुछ ऐसे होते हैं, इसके 2 रूल ऑफ थंब हैं। स्टैटिक स्ट्रेचेस में आप अपने मसल को, जिस मसल को स्ट्रेच कर रहे हो, उसे मैक्सिमम उस लेवल तक स्ट्रेच करते हो, उस पॉइंट तक जो आपके लिए कंफर्टेबल पॉइंट हो। ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा आप उसे इतना स्ट्रेच कर दो कि वो आपको दर्द करने शुरू हो जाए। आपने थ्रेशोल्ड को पहचानना है, एक दर्द है और एक कंफर्टेबल टेंशन है, आपने उस कंफर्टेबल टेंशन तक रहना है। और जिस जगह पर आपने होल्ड किया है उधर आपने स्टे करना है। 10 to 30 सेकेंड्स का होता है, एक मसल को आप स्ट्रेच कर सकते हो इस रेंज के दरमियान में। और जो सबसे बड़ी बात है स्ट्रेचिंग में, आपने लगातार सांस लेते रहना है। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ, और लंबे सांस, ऐसे लगातार तेज सांस नहीं, बट लाइक ऐसे बेली ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग जिसे कहते हैं, ऐसे पूरा आपने सांस निकालना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं स्टैटिक स्ट्रेचेस। तो सबसे पहले, वैसे आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बट मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा से लेट के करवाती हूँ, क्योंकि लेट एक सबसे अच्छी रेस्ट की पोजीशन है। सबसे पहले आपने लेट जाना है, रिलैक्स हो जाना है, अपनी आंखें बंद कर ले, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। ओके, नहीं ये हमारा माइक है, कोई बात नहीं। ओके, सबसे पहले आपने आराम से लेट जाना है इधर, ठीक है, आंखें बंद कर लेना है। दुनिया में जो अच्छी चीज़ें सिर्फ उन्हीं को एज्यूम करना है। आपने फील करना है कि आपने इतना अच्छा वर्कआउट किया, आप जिम आए हो, आपने एक अचीवमेंट की है। जस्ट फोकस ऑन ऑल द गुड पार्ट्स इन योर लाइफ, ठीक है। आपके हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं। अब जब आप रिलैक्स हो गए हो एंड आपने लंबे लंबे सांस लेने, लाइक दिस। ओके, 3 to 4 आपने ऐसे लॉन्ग ब्रेथ लेके पहला अपनी टांग उठानी है, सबसे पहले स्ट्रेट, ठीक है, और इसको आपने पकड़ लेना है आपके ये जस्ट बिलो योर नी, ठीक है, और आपका जो टो है वो पॉइंट, इट शुड बी पॉइंटिंग अपवर्ड। अब इस पोजीशन में समटाइम्स लोग थोड़ा सा उनके नीज बेंड हो जाते हैं, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहें। आपकी बाय टाइम इंशाल्लाह फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। स्ट्रेचिंग बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी ही इंप्रूव कर रहे हैं हम अपनी।
ओके, इस पॉइंट पर अब आपने जो अब मेरा मैक्सिमम ऊपर आ सकता था, यहाँ पर मैंने स्टे कर लिया, आंखें बंद हैं, लगातार मैं सांस ले रही हूँ। इस पोजीशन को आपने 10 to 30 सेकेंड्स होल्ड करना है, ठीक है। ये होल्ड करने के बाद सांस लेना है एंड देन आपने इसको आहिस्ता से रिलीज़ कर देना है। आप खुद फील करोगे कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन हो गई है, ब्लड जो है वो फ़ौरन हार्ट की तरफ आया है और आपको बहुत रिलैक्स फील करोगे। ये पहली एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो। देन सेम लाइकवाइज आपने दूसरी टांग का भी ऐसे ही करना है। ये उठाई, टो पॉइंटिंग अपवर्ड, फोकस ऑन ऑल द गुड पार्ट्स, लगातार सांस लेते रहें, रिलीज़ करें अपने दिमाग में किसी भी किस्म की टेंशन है, ठीक है। एंड देन ये आपने दूसरी टांग को भी ऐसे रख देना है। ओके, नाउ सेकंड एक्सरसाइज, आपने अपने नी को ऐसे बेंड करना है और इसे हम कहते हैं हगिंग अ नी, ठीक है। इसे हग करने से अपने चेस्ट लेवल तक लेकर आना है, जितना आप मैक्सिमम लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आप अपने टो को कभी ऊपर भी लेकर आ सकते हैं, इधर भी स्ट्रेच कर सकते हैं, और फिर नीचे लेकर आएंगे, इधर भी स्ट्रेच करेंगे। बट याद रखें कि आपने मैक्सिमम थ्रेशोल्ड तक लेकर आना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकर आना कि आपको दर्द शुरू हो जाए, बट उस टेंशन को मेंटेन करना है जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। ओके, देन यहाँ पर लगातार सांस भी लेते रहना है। 10-30 सेकेंड इसको किया, लाइकवाइज दूसरी टांग को भी आपने किया। दोनों टांगों को साथ साथ करते रहना है, ये नहीं करना कि एक ही टांग को आप कर रहे हो। देन रिलैक्स, कीप ब्रीदिंग। आपने अपने टोज़ को भी मूव किया, इसको भी स्ट्रेच कर लिया, वेरी नाइस। नाउ द थर्ड वन इज़ आपने ऐसे टांगे जो हैं रख लेनी है इस बेंड पोजीशन में। अब एक टांग को आपने दूसरी टांग के ऊपर रखना है, ठीक है, लाइक दिस। अब इधर से जिस टांग के ऊपर आपने रखा है, इसको आपने उठा लेना है और इसको आपने अपने हैमस्ट्रिंग से पकड़ लेना है, और जितना इसको आप आगे लेकर आ सकते हो वहाँ तक लेकर आना है और इस पोजीशन को होल्ड करना है, सांस लेना है। एंड ये वाला जो एक्सरसाइज है ये आपके जितने भी ग्लूट्स के मसल्स हैं, पीछे हैमस्ट्रिंग्स वगैरह, सबको स्ट्रेच कर रहा है। अभी जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं बेसिकली लोअर बॉडी को टारगेट कर रही है, वहाँ पर ये उसको स्ट्रेच दे रही है। देन टेक लॉन्ग ब्रेथ्स, फिर सेम लाइकवाइज आपने दूसरी टांग को करना है, टांग पर टांग रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ लोग करते हैं यहाँ से पकड़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ से भी पकड़ लेते हैं, बट कंफर्टेबल रहें, यहाँ से पकड़ें, ठीक है। एंड देन कीप ब्रीदिंग, लगातार सांस लेते रहना है, सांस नहीं रोकना, होल्ड करें। और अगर आपको एक और अच्छी चीज़ बताती हूँ मैं, कि अगर आप अपने आप को अपने हर रोज़ चैलेंज करना है। अगर आज मेरा थ्रेशोल्ड ये है ना, तो कल मैंने थोड़ा सा आगे लेकर आना है, ठीक है, हल्का सा, और फिर इस जगह पर स्टे करना है। तो ये आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। डे बाय डे आपने थोड़ा थोड़ा अपना थ्रेशोल्ड क्रॉस करते रहना है, ठीक हो गया। नाउ द फोर्थ एक्सरसाइज, ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, मेरी फेवरेट है स्ट्रेचिंग में। ये आपके सारे ओब्लिक्स को, ग्लूट्स को और अपर बैक के मसल्स को सबको स्ट्रेच कर देती है। हाथ आपने ऐसे सीधा रखना है, इस टांग को उठाना है, ठीक है, और इसको आराम से जितना आप इजीली ले आए। ये लेटरली एक्सटेंडेड है हाथ, इस वाले हाथ से आपने अपने नी को आराम आराम से नीचे लेकर आना है, और जितना इजीली आप लेकर आ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ तक रखते हैं, कुछ लोग यहाँ तक रखते हैं, बट जस्ट स्टे रिलैक्स, आराम से लेकर आएँ, जितना भी लेकर आ सकते हैं। कोशिश करें ज़मीन पर लाना है, और जो आपने हाथ सीधा रखा हुआ है उस साइड की तरफ देखना है। अब इस पोजीशन में देखें, मेरी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, मेरी गर्दन से लेके मेरे ये अंडर आर्म एंड देन दिस माय ओब्लिक्स, माय ग्लूट्स, एवरीथिंग इज स्ट्रेचिंग हियर। इस पोजीशन को होल्ड किया आपने, देन लाइकवाइज आपने सेम चीज़ रिपीट करनी है दूसरी साइड पर। फोकस ऑन ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रेथ। वेरी नाइस। यहाँ तक हमने की है, सारी जो लोअर बॉडी है हमारी Perfect. उसका हमने स्ट्रेच किया है, ठीक है। 2-3 और मूव्स रह गई हैं, बड़ी क्विकली उसे मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। उसमें हमारी सबसे पहले आ जाती है कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच में होता है आपकी सारी अपर बॉडी जो है, क्या में पेट, आपके शोल्डर्स और एवरीथिंग, वो सारा स्ट्रेच में आ जाएगा। इसको ये पोजीशन है इसकी, जिसमें आपके पाम जो हैं वो आपके शोल्डर के नीचे हैं। एंड फोकस ऑन ब्रीदिंग, आपने अपने सारे बैक को भी स्ट्रेच किया हुआ है, अपने पेट को स्ट्रेच किया हुआ है, और लगातार सांस लेना और ऊपर देखना। एंड इसके बाद आपने करना है चाइल्ड पोज। दिस इज़ लाइक वेरी इजी एक्सरसाइज और बहुत रिलैक्सिंग है। ये आपकी पूरी अपर बैक को स्ट्रेच कर रही है। यहाँ पर आंखें बंद करके जस्ट फोकस ऑन ब्रीदिंग, रिलैक्स रहे। और मेरा ख्याल है कि फिर आपको जो शाटिका की प्रॉब्लम होते हैं या यही लेवल 4 बनाने वाली लेवल 5 की प्रॉब्लम, वो कोबरा स्ट्रेच जो है और ये चाइल्ड पोज,
ये बहुत सारी जितनी भी बैक की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व कर देती हैं। और ये मॉर्निंग रूटीन में भी आप सारी स्ट्रेच कर सकते हो। हल्के से डायनेमिक स्ट्रेचेस करने के बाद आप ये स्ट्रेच करो, मॉर्निंग आपकी इतनी एक्टिव और इतनी एक्टिव हो जाएगी कि आप बोलोगे कि ये बेस्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे थोड़ी सी टांगों की, हैमस्ट्रिंग्स की। उसमें यह है कि आपने अपनी एक टांग को इधर टक इन करना है, दूसरी टांग स्ट्रेट रखनी है, इस हाथ को नी पे रखना है ताकि बेंड ना होए, एंड देन ट्राई टू टच इट। वेरी नाइस, जितना इजी आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ लोग गलत करते हैं, सिर्फ बाजू से आने की कोशिश करते हैं। असल जो मूवमेंट क्रिएट हो रही है वो इधर से हो रही है, बैक हिप बोन से। तो हिप जॉइंट से आगे आए, बाजू तो बस वैसे ही एक साथ आगे आ रहे हैं। बेसिकली द मूवमेंट इज़ क्रिएटिंग फ्रॉम हेयर। तो ईजीली नीचे आए, ट्राई टू टच योर टोज। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो तो फिर आप टांग को टच करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना सर घुटने की तरफ लगाने की कोशिश करें, इससे आप अपनी इंक्रीज करेंगे। दूसरी साइड का भी सेम आपने इस तरह से करना है। ये हो गया, आपके हैमस्ट्रिंग्स और आपके काफ्स वगैरह सारे स्ट्रेच हो जाएंगे। देन इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज जो आपके हिप्स ये है एडक्टर मसल्स जो हैं थाइस के, ये वाले, इनके लिए इसे बटरफ्लाई पोजीशन हम कहते हैं। इधर आपने होल्ड करना है, इसमें आप थोड़ी सी बटरफ्लाइज भी दे सकते हैं एंड देन इसको होल्ड भी कर सकते हैं। थ्रू आउट द टाइम रिमेंबर टू ब्रीथ, क्योंकि अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं उस तरह से सांस नहीं ले पा रही हूँ, बट आपने सिर्फ उस टाइम ब्रीदिंग पर फोकस करना है और होल्ड करने पर फोकस करना है। ये आपने होल्ड किया, देन आपने टांगों को सीधा किया और फिर आप दोनों टांगों को स्ट्रेच किया हाथों से, देन अगेन मूवमेंट क्रिएट हो रही है बैक से, ये आपने होल्ड किया। ये परफेक्ट होगी आपकी अपर बॉडी जो है, लोअर बॉडी आपकी पूरी स्ट्रेच हो गई है। अब थोड़े से आपने आर्म्स को भी स्ट्रेच करना है, ये आपने होल्ड किया, ये आपका शोल्डर सारा ये स्ट्रेच हो रहा है। इस पोजीशन को भी आपने 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करना है। देन दूसरी साइड से आपने होल्ड करना है, देन आप ट्राइसेप को करेंगे, देन दूसरी साइड से, परफेक्ट, एंड देन योर फोर आर्म्स। ओके, इसके बाद आप बिल्कुल रेडी हैं, बल्कि इसके बाद आपको ऐसा लगता है आपने वर्कआउट किया ही नहीं है। फुल बॉडी एक्सरसाइज, यू फील सो फ्रेश आफ्टर फुल बॉडी दिस। स्ट्रेच जो है, फुल बॉडी स्ट्रेच है, या आप मॉर्निंग की रूटीन में अपने इंक्लूड करें। इसके बाद आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे। एंड ये एक्सरसाइज हमने की है, ये आपको असल में अचीवमेंट की एक फीलिंग देती है कि आपने वाकई में कुछ अचीव किया है। हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। एग्जैक्टली, फोकस ऑन ऑल द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो एंड नेवर एवर स्किप स्टैटिक स्ट्रेचेस। ये आपने मूवमेंट्स करनी है, 10 to 30 सेकेंड्स का इनका टाइम स्पैन है एक एक्सरसाइज का। एंड रिमेंबर टू ब्रीथ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। Thank you so जितनी भी much. क्वेरीज हैं, आपको कोई सवाल पूछने हैं, फीडबैक ज़रूर दें। और इसके अलावा वस्फ से कुछ भी फिटनेस के हवाले से आपने पूछना है, डाइट के हवाले से, तो ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं। सर कंटिन्यू। बहुत अच्छा बेटा। सर आप कब करना शुरू कर रहे हैं सारा? मैं आप हमारे अपने शो घर को- की बातें बताऊं तो मेरी मिसेस को ना वो कभी कभी ना वो बैक इसका कॉलर का और मसला होता है, तो डॉक्टर कहते हैं इनकी एक्सरसाइज करानी है। वो जब एक्सरसाइज करने लगती है मैं आंस पड़ता हूँ, वो कहती है मैं नहीं करती अब एक्सरसाइज। तो सर लास्ट कुछ टाइम हमारा चल रहा है, ठीक है। अभी हमारा शो तो आगे चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग ये, चूँकि एक जनरल डिस्कशन थी, इसको हम टॉपिक वाइज करेंगे। इंशाल्लाह। और स्टूडेंट्स के भी बहुत सारे क्वेरीज हैं, वो बिल्कुल। पूछना चाहूँगा। लेकिन सर लास्ट मेरा सवाल ये होगा, हमारा जो करिकुलम है उसको कितना तब्दील होने की ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कोविड के दौरान मैंने इंटरव्यू किया डॉक्टर परवेज़ हूद भाई का। उन्होंने एक वाक़या शेयर किया कि FC कॉलेज ने उनको निकाला किस बेस पे कि उनके पास स्टूडेंट्स आए, जब ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया, उन्होंने दिखाया कि 1987 1984 जो है वो नोट्स पे लिखा हुआ है, उस वक्त से नोट्स चल रहे हैं। तो बोलते हैं मैंने एक दफ़ा एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, दूसरी दफ़ा बोला, तीसरी दफ़ा मैंने आर्टिकल लिख दिया और उस बेस पे मैं फायर हो गया। सर सेम हमारा भी यही मसला जो हमने रेस करना है कि 6 महीने का सेमेस्टर है, 4 महीने उसमें पढ़ाया जाता है और वो शुरू होता है सर 1920 से 1930 से, वहाँ से शुरू करते हैं और जो करंट सिचुएशन पे नीड है ये पढ़ाने तक पहुँचते पहुँचते सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं होगा भी, लेकिन ऐसा है नहीं, हो नहीं सकता। HEC ने तो पिछली जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उन्होंने करिकुलम वापस यूनिवर्सिटी को दे दिया है, जो मेरा अच्छी बात भी है, लेकिन पाकिस्तानी डायनामिक्स को देखते हुए इतनी अच्छी बात नहीं। हम क्या करते थे HEC के कभी तो कुकी कटर होना ही नहीं चाहिए।
कि अगर एक स्टैंडर्ड जिसे हम नाम लेते हैं कि एक करिकुलम होगा, वो पॉसिबल नहीं, इसलिए पॉसिबल नहीं है। फिर फ़ायदा क्या है इतने यूनिवर्सिटियाँ बनाने के? फिर एक यूनिवर्सिटी, वन वर्ड वन यूनिवर्सिटी हो जाए, ठीक है। करिकुलम जो बनता है उसका बेसिक क्या है कि आप डिसाइड करें कितना परसेंटेज क्या पढ़ाना है। बेसिक एथिक्स पढ़ानी है, यस, सोशल साइंस पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। फिर नाउ इंस्टीट्यूशन एंड फैकल्टी विल मेक द डिफरेंशिएशन। क्यों लोग किसी आम यूनिवर्सिटी में नहीं प्रेफर करें जाने का? वो कहेंगे हम कायदे आज़म में जाते हैं, लम्स में जाते हैं, यूईटीज़ में जाते हैं, डाउ में जाते हैं, फलाने मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, शिफा में जाते हैं, कि वो उनको एक उस लेवल पे लेके जाते हैं पढ़ाने में जिसमें उनको स्किल सेट सीखता है, उसका विजन ब्रॉडर होता है, उनको कॉन्फिडेंस, मल्टीपल डायमेंशन है ना तालीम के लिए। और हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये था कि हर करिकुलम पहले शुरू में जब हमने शुरू किया 2002 के बाद कि हर तीसरे साल करिकुलम चेंज होगा। और टेक्नोलॉजी का जैसे IT नई फील्ड आई थी, हमने कहा कि हर साल इसको रिव्यू करें। अब तो ये है कि आपको अगर हर सेमेस्टर में रिव्यू करना है। तो आई टोल्ड माई एकेडमिक डिवीजन कि प्लीज़ टेक दिस बैक रिस्पॉन्सिबिलिटी योरसेल्फ, गिव दी स्पेस टू यूनिवर्सिटीज़ एंड द फैकल्टीज़। हम सब प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी को उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को सबको तो नहीं बुला सकते, चीता को बुलाते हैं, उनको डॉक्यूमेंट देते हैं कि ये आप पहले पढ़ा रहे हैं, दुनिया इधर चली गई है, व्हाट यू थिंक। लेकिन वहाँ फिर वो इंडिविजुअलिज्म जो हमारा होता है ना, कि एक प्रोफेसर वो आता है, वो कहता है मैंने तो ये C++ पढ़ाई थी, या मैंने ये जो मैथ का ये सब्जेक्ट पढ़ाया था, ये तो ज़रूर रहना चाहिए वरना मेरी नौकरी का क्या होगा। बिल्कुल। उन चीज़ों को ये तो एरर वाली चीज़ें हैं ना, आते हैं जो उदबाई साहब फरमाते हैं। उदबाई साहब इज़ वेरी स्मार्ट प्रोफेसर हैं और उनकी बहुत सी बातें मैं उनसे कन्विंस भी होता हूँ कि वो क्वालिटी की जब बात करते हैं, वो PhD की क्वालिटी की बात करते हैं, ही हैज़ अ पॉइंट एंड वी रिस्पेक्ट इट। लेकिन पाकिस्तान का मेरे समेत ऐसा मसला है ना कि हमें बहुत सी बातें याद आती हैं जब मैं खुद रिटायर हो जाता हूँ। तो जब मैं खुद पढ़ाता था तो मुझे करना चाहिए था। ठीक। अब मैं 63 साल का हो गया हूँ, अब मैं उस स्ट्रीम से निकल गया हूँ, तो अब तो मुझे गलतियाँ बहुत नज़र आ रही सिस्टम में। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मी, हम खुद साहब बुद्ध भाई का बात नहीं करता, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अपनी एज ए इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी बन गई हमारे कि हम हर चीज़ में मसले निकालेंगे। हाँ। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे होगी कि ज़रूर मसले आइडेंटिफाई करें। कोई ज़रूरत नहीं किसी को नौकरी से निकालने की या नौकरी छोड़ने की। प्लीज़ पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीज़ों को चेंज कराना शुरू करें, उसके अंदर पॉजिटिव रोल प्ले करें, बिल्डिंग ब्लॉक पे जाएं। ये ना कहें ये सारे गलत हैं, हाँ, ये पीछे 15 साल तो बेड़ा गर्क इन्होंने कुछ भी नहीं किया। यार मैं अगर मैं आके बैठा हूँ HEC में, तो पिछले 20-25 साल 30 साल लोगों ने कुछ काम किया तो इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाया, तो फिर मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैं अब इंजॉय करूँ। सही, बिल्कुल। मेरा ये काम करना है, उसमें जो अच्छा काम हो उसके ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक से उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूँ, उसको और सीधा कर दूँ। इस तरह ज़िंदगी चलती है। जो हम पाकिस्तान में 75 साल से पमड़ पूसे में फंसे हुए हैं ना, कि वो पैदा करके अब मैं नया बनाऊँगा, वो कहीं भी नहीं पहुँचे, उधर खड़े हैं, वापस ही पे जा रहे हैं, कई दफ़ा आगे नज़र आते हैं फिर पीछे चले जाते हैं वो, क्योंकि हम साइकिल में फिर रहे हैं। और ये साइकिल तोड़ने का अब वक्त आ चुका है। वक्त आ नहीं चुका, लेट हो चुका है, गुजर चुका है। कल करना चाहिए था, लेकिन समझ जाना चाहिए कि हमने ये चेंज करनी है और आगे बढ़ें और पॉजिटिव होके करें। इंशाल्लाह। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स रियली एन ऑनर। इंशाल्लाह हम लोग अपने नाज़रीन को ये बताते हैं कि इसका सेकंड थर्ड पार्ट होगा और विद स्टूडेंट्स होगा, और जो भी मसले मसाइल हैं, क्योंकि एक जनरल डिस्कशन थी लेकिन हम लोग इसको इशू बेस्ड करेंगे। सर थैंक यू सो मच। हमने भी एक वेब बेस्ड टीवी चैनल मैं ही शुरू करके गया था जब मैं पिछली दफ़ा चेयरमैन था। मैंने अपने लोगों से कहा है कि मुझे हर महीने एक दिन बुक कर दें और स्टूडेंट को पब्लिसाइज करें, और स्टूडेंट फैकल्टी के जो सवाल हैं ऑनलाइन आए, मुझसे बात करें। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर, एंड आई विल बी मोर देन इवन हैप्पियर टू लिसन टू देम। सर बिल्कुल, हमने सुनना छोड़ दिया पाकिस्तान में, सुनाने पे हम बड़े माहिर हैं, सुनना छोड़ दिया, सुनना शुरू करें। वो अच्छी बातें कह रहे हैं लोग, इनको सुने, समझें और ऑब्जर्व करें। बेस्ट सर। थोड़ा सा ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे और हमारे साथ दो और गेस्ट मौजूद होंगे और हमारे कुछ सेगमेंट्स भी बाकी हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें।
जी वेलकम बैक टू द शो। बात करते हैं कल के मैच के हवाले से। बड़ा ही धुआंधार मैच रहा। बांग्लादेश ने जो है अफ़गानिस्तान को बहुत ही स्मॉल टोटल दिया और अफ़गानिस्तान वो बनाने में भी नाकाम नज़र आ रहा था। लेकिन फिर बिल्कुल नजम एंड में जाके हमने देखा कि 6 छक्के जब पड़े तो सब लोग जो है वो हैरान रह गए, दंग रह गए कि क्या हुआ है। और अफ़गानिस्तान की यही अच्छी बात है कि वो इतने हार्ड हिटर्स हैं कि उनका पता ही नहीं लगता कि वो मैच का बांसा कब पलट दें। और सुपर 4 में क्वालिफाई कर लिया है पहली टीम ने, जो कि है अफ़गानिस्तान। यस, और ये खबर मुझे सुबह सुबह हलीमा ने दी, क्योंकि मैं इतना क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली पाकिस्तान का जब मैच होता है तब तो एक जज्बा ही अलग होता है, लेकिन कहा जा रहा था कल, मैंने कुछ जब शुरू में देखे शोज वगैरह, तो ये फोकस किया जा रहा था कि अफगानिस्तान बहुत अच्छे तरीके से आएगा। और अफगानिस्तान का पहला भी मैच देख लें जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया और सुपर 4 में अब वो चले गए हैं। तो कल कोई स्पोर्ट्स एनालिस्ट थे, वो यहाँ तक कह रहे थे कि अगर आज का मैच जीत जाता है अफगानिस्तान तो फिर तो मुझे डायरेक्ट अफगानिस्तान फाइनल तक की रसाई में जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इतनी कमाल की गेम हुई। और अब पाकिस्तान का मैच जो है वो भी हांगकांग के साथ होने जा रहा है। और बड़े मज़े की बात यह है कि आगे मेरा ख्याल है कि 6 सितंबर जो हमारा डिफेंस डे है तब पाकिस्तान और इंडिया का दोबारा से मैच है, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होगी इस पे। लेकिन गुड लक टीम अफगानिस्तान, बहुत अच्छा खेली। और बांग्लादेश के हवाले से बस क्या कहा जाए, फिर अब बांग्लादेश सरवाइव कर रहा है, ठीक है, या सरवाइव कर सकेगा? आपको क्या लगता है? हाँ, आपका ज़्यादा नॉलेज है क्रिकेट के हवाले से। हाँ, अब अभी तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि वो जो 128 का टोटल था वो भी कुछ देर के बाद लग रहा था, 10 ओवरों के बाद मेरे ख्याल से लग रहा था कि अफगानिस्तान नहीं चेस कर पाएगा, क्योंकि उनकी बड़ी स्लो सी पेस थी। लेकिन क्रिकेट जो है वो एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी गेम है कि आपको लास्ट बॉल तक नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। हम लोग क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, ये क्या है? और ये इतना सारा जो है वो क्या है? ये मैं अभी बल्कि जब ये ला के रखे थे तो मैं सोच रही थी कि ये कितने सारे पे मैंने पूछा कि घर पे भी कुछ और है, तो बताया गया कि इससे मेरे ख्याल से कोई डबल अमाउंट जो है वो घर पे भी मौजूद है। यस, तो जनाब क्रिकेट की हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने जब 14 अगस्त का प्रोग्राम किया था तो हम लोग ने स्क्वॉश की बात की थी। जब हमने ईद का प्रोग्राम किया था तब हमारे साथ जो है वो कहते हैं ना प्राइड ऑफ पाकिस्तान एशियन बॉय उस्मान वजीर मौजूद थे, उनसे हम लोग ने बॉक्सिंग की बात की थी। जिस तरीके से क्रिकेट को हम लोग फोकस करें वैसे ही दूसरी गेम्स हैं, दूसरी स्पोर्ट्स को भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त की ज़रूरत है। और लाइफ पे हम लोगों के, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं मॉर्निंग शोज़ को, तो हम लोग ने पिछले स्पेल में भी काफ़ी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग बुलाए, कुछ रिटायर्ड जो हो गए उनको बुलाया, जो इस वक्त खेल रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल की टीम से हैं, साइकिलिस्ट हैं, स्क्वॉश प्लेयर हैं, बॉक्सिंग से हैं। तो आज भी 2 पाकिस्तान के शहजादे जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सेट पर, उनसे आप लोगों को मिलवाएंगे। और माशाल्लाह से ये उनकी अचीवमेंट्स हैं जो जिसमें गोल्ड मेडल्स ही जो है ना वो मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, ब्रॉन्ज नज़र आ रहे हैं, सिल्वर नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह से नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स के ये मेडल्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक शख्सियत जो मौजूद हैं वो एमेच्योर बॉक्सिंग से उनका ताल्लुक है और पाकिस्तान टीम के इस वक्त कैप्टन है, इंटरनेशनली पाकिस्तान को प्रेजेंट कर चुके हैं। कितनी अचीवमेंट्स वो ले चुके हैं एमेच्योर बॉक्सिंग में और कब से खेल रहे हैं, आपको मिलवाते हैं हमारे साथ पाकिस्तान टीम के एमेच्योर बॉक्सिंग के कैप्टन मौजूद हैं नकीबुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नकीबुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और इन्हीं के साथ दूसरे जो शख्सियत मौजूद हैं वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हैं और नेशनल चैंपियन है इस वक्त पाकिस्तान के। और जो हमने जिक्र किया था हलीमा उस्मान वजीर का, तो टीम वजीर का भी हिस्सा रहे हैं। हम लोगों ने गिलगित का इवेंट जो कवर किया था उसमें इनकी फाइट भी आप लोगों ने देखी होगी। इस वक्त नेशनल के चैंपियन हैं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शुएब। अस्सलाम वालेकुम शुएब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया आने के लिए। माशाल्लाह से इतनी अचीवमेंट्स हैं आप दोनों की, ठीक है। नकीब, पहले आपसे स्टार्ट करूंगा कि कितनी गेम्स जो हैं वो खेल चुके हैं और कितने अरसे से इस फील्ड में हैं और कैसे ये स्टार्ट हुआ? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमको वक्त दिए और बाद में आते बॉक्सिंग पे। तकरीबन 2006 में मैंने बॉक्सिंग का स्टार्ट लिया, छोटा था। किस एज में? तकरीबन यही 10-12 साल 10-12 साल की उम्र से उसी से मैंने बॉक्सिंग का स्टार्ट लिया और कई अर्से तक मैं बलूचिस्तान का चैंपियन रहा हूँ। अच्छा। हाँ, फिर आया पाकिस्तान वाबड़ा को रिप्रेजेंट किए। हाँ। फिर वाबड़ा के लिए माशाल्लाह जितनी भी इवेंट हुए मैंने इंटरनेट में गोल्ड ही गोल्ड दिए। जितने भी इंटरनेट हुआ है मैंने तकरीबन 10-12 मरतबा जो है ना
वो पाकिस्तान वोडा को मैंने अपने इंटरनेशनल गोल्ड दिए। और वैसे 2011 से लेकर 2019 तक मैंने पाकिस्तान का चैम्पियन भी रहा हूँ। हाँ, और तो ये फिर इसके बाद मैंने अल्फाजर में भी मेडल लाए पाकिस्तान के लिए। एशियन गेम्स भी मैंने सिर्फ पाकिस्तान की तरफ सिर्फ मैंने फाइटें जीते, किसी और ने नहीं जीते। और साउथ एशियन में भी मेरे मेडल है। तो ये मैंने पाकिस्तान की फिर हमारा टीम जब जा रहा था वो ओलंपिक क्वालिफायर राउंड 2019, वो हम लोग एम्बेसी में बैठे हुए वीज़ा लगाने, तो वहाँ से वीज़ा कैंसिल हो गया। बोलता है कि चाइना में कोरोना वायरस है। हाँ। तब से कोई टीम नहीं गया था पाकिस्तान बाहर। यहाँ भी जो ये कॉमनवेल्थ गेम हुआ है तो पाकिस्तान की तरफ से टीम गई है, वो भी सिर्फ मेरे ख्याल में सिर्फ आर्मी अपने लड़कों के लिए गई है, कोई और लड़का नहीं गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अल्लाह करे आपका जो ये फतुहात का सिलसिला है, ये जीतने का, वो आगे भी इसी तरह जारी और सारी रहे। जिस तरह से नजम ने जिक्र किया कि हमने जो इवेंट कवर किया था शोएब, उसमें ये आपके बारे में ये पता लगा कि कोई फ्रैक्चर हो गया था जिसकी वजह से आप को बहुत पेन था, लेकिन उसके बावजूद आप फ़ाइट में गए और वो फ़ाइट आपने जीती भी। तो उसके बारे में बताएं कि इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं, हम लोगों को तो उस फ़ाइट के दौरान नहीं पता लग रहा होता, लेकिन इंसान कितनी पेन से गुजरता है और उसके बावजूद होता है कि नजम ने तो वो चीज़ें देखी होंगी कि आपको होता है कि हमने जीत के दिखाना है और ये जो मेडल्स हैं ये उनका एक निशान है। बिल्कुल इसी तरह है। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को इज्जत दिया। जैसे कि आपको पता है हम लोगों का जो गिलगित का इवेंट हुआ था UW प्रमोशन का, तो उसमें मेरा जो 11 अगस्त को इंटरनेशनल फाइट था, मेरा जो अपोनेंट था अफगानिस्तान से, वो मेडिकल अनफिट हुआ। तो फिर इन्होंने जो 10 जून को मुझे फाइट दिया नेशनल बॉक्सर के साथ, जिसका ताल्लुक नाम उसका अली रज़ा था, ताल्लुक उसका फैसलाबाद से था। तो फिर उससे मैंने फाइट किया। उसी टाइम मेरा यह हाथ डैमेज था, वाकई मेरा हाथ तो डैमेज था। फिर महबूब उस्ताद जो हम लोगों का कोच था, उन्होंने मुझे कहा कि शोएब आप रेस्ट करो। मैंने कहा जब नेशनल लेवल का फाइट हो तो फिर इंशाल्लाह मैं जीत सकता हूँ। इंशाल्लाह मैंने इसके लिए मेहनत भी किया है। और मेरे ख्याल से टीम वज़ीर में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग भी मैं करता था। मैं था और आसिफ था, क्योंकि हम लोग जब मॉर्निंग टाइम रनिंग करते थे तो उस्मान भाई यही कहता था कि शोएब हम लोगों का जो आज का रनिंग है वो 50 मिनट का है। तो हम और आसिफ भाई जो 50 मिनट का जो रनिंग था वो हम लोग तकरीबन 35 मिनट में कवर करते थे। तो फिर इन्होंने कहा कि आप लोग अभी 35 मिनट और भी भागो। मैंने कहा नहीं, आप लोगों ने जितना लिमिट हम लोगों को दिया था वो हम लोगों ने पूरा किया। जी हाँ। ठीक, तो मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी गेम्स अभी तक आप खेल चुके हैं और माशाल्लाह से कितने मेडल्स आपके पास मौजूद हैं और क्या सीन है इंटरनेशनल अब जाने का? मैं तो तकरीबन 2015 से लेकर 2019 तक में भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम का चैम्पियन रहा हूँ। फिर उसके बाद तकरीबन 2019 से मैंने उस्मान भाई से डिस्कस किया तो मैंने प्रोफेशनल स्टार्ट किया। वैसे उस्मान भाई हमारे साथ उधर आमिर खान एकेडमी में होते थे, इंटरनेशनल यहाँ पे जो एकेडमी आमिर खान ने बनाई है उसका असिस्टेंट कोच में था। फर्स्ट कोच जो कोच दाऊद नमी था, असिस्टेंट कोच में था। मैं वैसे इस्लामाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मतलब यहाँ पे इस्लामाबाद में कई क्लबों में मैं ट्रेनर भी हूँ। तो मेरा अपना भी क्लब है माशाल्लाह। अभी इन दिनों में मेरा एक स्टूडेंट था, वो कजाकिस्तान गया था और यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लाया माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। तो अभी आपको पता है पाकिस्तान की जो बॉक्सिंग की फेडरेशन है तकरीबन 2 से 3 फेडरेशन है। हर फेडरेशन ये कहता है कि मेरा फेडरेशन रियल है, हर फेडरेशन ये कहता है कि मेरा फेडरेशन रियल है। मेरा जो स्टूडेंट था वो वहाँ पे कजाकिस्तान में ब्रॉन्ज मेडल की फाइट खेलने जा रहा था, खेल रहा था। तो उन्होंने मुझे रात को कॉल किया, तकरीबन 12 बजे थे, पाकिस्तान के रात के 12 बजे थे। मुझे कहा कोच कल मुझे फाइट नहीं मिल रहा है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से एक लेटर आया है कि मज़हर को फाइट ना दे तो ये जो 2 नंबर फेडरेशन से आया है। तो मैंने कहा कि कजाकिस्तान वालों ने फिर इनको क्या जवाब दिया? तो उन्होंने कहा कि कजाकिस्तान वालों ने कहा आप लोगों को जो मसला है वो आप लोग पाकिस्तान में हल करो, ये हमारे मेहमान है, हम लोग इसको इज्जत देंगे। मैंने कहा ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारे पाकिस्तान वाले ये नहीं चाहते कि आप ब्रॉन्ज मेडल ले लें, मगर कजाकिस्तान वाले ये चाहते हैं कि आप खेलो हमारे इवेंट में, आप हमारे इवेंट के रौनक बन जाओ और वहाँ पे पाकिस्तान का प्लेग आप ले रहा हूँ। तो काफ़ी हम लोगों को मतलब बॉक्सिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हर वक्त हर टाइम, ये फेडरेशन की वजह से। तो फिर मैंने इसीलिए प्रोफेशनल ज्वाइन किया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग मतलब एक सियासत में आए थे। जब मैं प्रोफेशनल में आया तो फिर मुझे ऑफर आया कि मतलब आप शोएब इस्लामाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी बन जाओ और इस्लामाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन को चलाऊँ। तो मैंने 1 साल में तकरीबन कम अज़ कम 7 से 8 इवेंट कराए इस्लामाबाद में, जिसमें रमज़ान में भी हम लोगों ने इवेंट कराया था CDA के नाम से यहाँ पे नाइट में। इसके अलावा मतलब मैंने तकरीबन काफ़ी इवेंट कराए। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो करियर चला 2021 का वो इस्लामाबाद का चला। ठीक है, हम लोगों ने 8 इवेंट कराए थे। ठीक हो गया। नकीबुल्लाह मुझे ये बताएं कि क्या फ़र्क होता है एमेच्योर बॉक्सिंग में और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में? सर एमेच्योर बॉक्सिंग जो होता है वो स्पीड वर्क होता है। ठीक है, स्पीड वर्क होता है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें क्या होता है? स्पीड वर्क मतलब वो उसका 3 राउंड होते हैं।
ठीक है। प्रोफेशनल का जो होता है 4 से स्टार्ट होता है, फिर 6, 8, 10, 12 तक 12 जाते तक हैं ना। होता है, यस। वो लोग जो है ना स्टार्ट भी स्लो से लेते हैं ना, मतलब वो स्टेमिना लगाने के लिए कि आखिर तक जो है आखिर चले। तक हाँ। फाइट को लेके चले ना। लेकिन एमेच्योर तेजी से एमेच्योर 3 राउंड होते हैं, उसमें किसी को इतना मौका भी नहीं मिलता है कि बस वो सेकंडों का गेम होता है, बस 1-2 पॉइंट ऊपर हो गया, सेकंड में भी होते, 10 सेकंड में भी होते, बस आप 1-2 पॉइंट से भी फाइट जीत सकते हो, हार भी सकते हो। तो ये उसका जो प्रोफेशनल का जो होता है वो अपने बर्दाश्त को ज़्यादा करते हैं ना। कभी जो रनिंग करते 1 घंटा भी जाते, 1.5 घंटा भी जाते, मतलब जब सैंड बैग पे खड़ा होते वो मतलब मारते, आधे घंटा भी मारते, जब फीडिंग करते वो भी मतलब ज़्यादा स्टेमिना बढ़ाते हैं अपना। ज़्यादा देर लगाते। लेकिन जो अमेच्योर बॉक्सिंग होते उसका ये कि मतलब अगर आप 10 मिनट का फीडिंग एक्सरसाइज करते हो ना, वो जो प्रोफेशनल लेवल के बॉक्सर होते हैं वो आधे घंटे में करते हैं। तो ये फ़र्क होता है, वो स्लो है, अमेच्योर तेज़ है, क्योंकि उधर राउंडों में फ़र्क होता है। ठीक हो गया, ठीक हो तो गया। ये मुश्किल भी उससे ज़्यादा है कि आपके पास कम टाइम है और आपने जल्दी जल्दी परफॉर्म करना है। मुश्किल दोनों है, ऐसा नहीं कि एक हाँ, मुश्किल हाँ, एक हाँ, आसान है। किसी को आप नहीं कह सकते मुश्किल तो दोनों है, लेकिन मेहनत पे डिपेंड करता है बंदा कितना मेहनत करता है। अच्छा, एमेच्योर में कोई ऐसे सीन होते हैं कि आपने पंच हिट नहीं करना होता, सिर्फ पॉइंट्स लेने होते हैं, और इसमें प्रोफेशनल में तो प्रॉपर जो है वो फाइट होती है? नहीं, हिट तो दोनों में करना अच्छा, है। हिट ये होता है। अपोनेंट के हद तक हम लोग देखा जाते हैं, मतलब अभी जैसे कि नकीब भाई ने कहा कि एमेच्योर गेम जो स्पीड है और प्रोफेशनल स्लो है। इसी तरह अगर देखा जाए कभी कभी हम लोगों को प्रोफेशनल में हम लोगों को मतलब 30 सेकंड 1 मिनट हम लोग बॉक्सर को चेक करते हैं रिंग में, हाँ। उसका फुटवर्क उसका स्टाइल चेक करते हैं। हाँ। फिर हम लोग उसी 1 मिनट में हम लोग ये फैसला करते हैं और पीछे से बैकग्राउंड में मतलब हमारे जो कोचेज है उसके भी यही आवाज़ आता है कि शोएब इसी राउंड में आप इसको नॉकआउट कर सकते हो। फिर हम लोग उसके साथ मतलब जो हमारा अपोनेंट है उसके साथ हम लोग एमेच्योर का फाइट खेलते हैं, फिर इसी 1 राउंड में ही फिनिश करते हैं। तेज अगर हो जाती अपोनेंट है टफ fight। हो तेज जाए, हो जाते हैं, अगर हम अपोनेंट स्ट्रांग हो तो फिर हम लोगों को पता चल जाता है कि ये हमारे साथ मतलब नॉकआउट नहीं हो सकते हैं, ये 10 राउंड फाइट चलाएगा, तो फिर हम लोग अपना एनर्जी सेव रखते हैं। जी हाँ, फिर उसके साथ पॉइंट के साथ गेम खेलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने मतलब पॉइंट जी बताया। हाँ, ये सारे माइंड की गेम होती है। माइंड की गेम, मैं ये कहने वाली थी कि इसका मतलब है कि जो रिंग में जब आप जाते हैं ना, जब तो ये उस वक्त आपको सिवाय सिर्फ अपनी फिजिकल उस पे नहीं जोर देना, बल्कि सोच Mental के भी game, खेलना है। obviously, हाँ, yes। कि आपने किस वक्त कौन सी मूव करनी है। जरा आप Boxing लोगों जो को ये बताएं, साथ साथ जो आप बात करने लगे उसको कंटिन्यू करें, साथ ये बताएं कि कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है। हमारी जो प्रोफेशनल की ट्रेनिंग है, जैसे नकीब भाई ने कहा है, मेच्योर की जो ट्रेनिंग होता है मेरे ख्याल से कैंप में इन लोगों को जो नेशनल कैंप होती है, इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग जो ट्रेनिंग करते हैं, तो मॉर्निंग टाइम भी मेरे ख्याल से ये लोग 1 से 1.5 घंटा ट्रेनिंग करते हैं, और सेकंड टाइम भी ये लोग 1 से 1.5 घंटा इन लोगों के ट्रेनिंग सेशन होते हैं। हमारे जो प्रोफेशनल को होते हैं मतलब इनके डबल ट्रेनिंग हमारे होते हैं। मॉर्निंग टाइम भी हम लोग 3 घंटे ट्रेनिंग करते हैं और सेकंड टाइम भी हम लोग 3 घंटे ट्रेनिंग करते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे पाकिस्तान के खासकर डाइट प्लानिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। मतलब जो घर में हम खास लोग खाना खाते हैं, हम लोग भी उन लोगों के साथ वही खाते हैं। वैसे इंटरनेशनल लेवल में आप लोगों को अगर पता हो, वहाँ पे प्रोफेशनल बॉक्सर को कंपनियां सपोर्ट करती हैं, स्पॉन्सर कराती हैं मतलब उनको, तो उसमें मतलब उन लोगों को खाने पीने के मतलब डाइट की जो प्लानिंग होती है वो सारे कंपनी के ऊपर मतलब वो लोग हैंडल करते हैं। उसके अलावा प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह वो सारे उन लोगों के लिए अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अपने जज्बे से और पाकिस्तान के फ्लैग के लिए जितने भी मतलब मेहनत करें, हम लोग जब रात को घर में आते हैं थकावट के बाद हम लोग यही सोचते हैं कि अभी भी हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने कम किया है, क्योंकि ज़्यादा तब होता है जब हम लोगों को पाकिस्तान में एक नाम आ जाए। अभी माशाल्लाह आपने देखा कॉमनवेल्थ गेम में हमारे 2 मेडल आ गए हैं, एक नो बट दस्तगीर का आ गया और एक अरशद नदीम का आ गया। जो अरशद नदीम था, इसका अगर आप करियर देखें मतलब बचपन से आ रहा था, किस तरह था, किस लेवल पे आ रहा था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखें, वो एक वक्त में मुझे याद है उस्मान भी बताया करता है कि वो सिर्फ खड़े होकर ईंटें फेंक रहा है दूर दूर, ठीक है, और यहाँ से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और अब देखें माशाल्लाह से। और उसको जो मतलब वैसे सपोर्ट अगर देखा जाए मतलब घर की तरफ से उस बेचारे का कोई सपोर्ट नहीं था। फिर वो वापडा में आया, फिर वापडा में जो इन लोगों ने मतलब वो डिपार्टमेंट पे बैन लगा दिया, तो अभी इन दिनों में शहबाज शरीफ ने वापस उस बैन को ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह मतलब डिपार्टमेंटल बैन जो है, मैं ये नकीब से पूछना चाहूँगा, आप तो प्रॉपर डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी अरसे से खेल रहे हो, तो इसको किस तरीके से देखते हो डिपार्टमेंट्स की तरफ से स्पोर्ट्स को, और क्या मुश्किल फेस हुई जब ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो थी ये ख़त्म कर दी गई थी लास्ट गवर्नमेंट में? जी सर, ये तो ये कि पहले जो था हम लोग इंटरनेट करवाते थे ना, वो इसमें हम लोग अपने टैलेंट को ऊपर लाते थे ना। अपने इंटरनेट से जो हमारा गोल्ड होता था हम लोग अपनी टीम में शामिल कर देते। ऐसे ये था जो जब से ये पाबंदी लगी हम लोगों ने न कोई इंटरनेट खेला है, न कोई हमारा वापड़ा का कोई यूनिट हुआ है, और फिर से पाकिस्तान में भी कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ है जो पाकिस्तान बॉक्सिंग एक लिहाज से मैं हर इंटरव्यू में मुझे बस
एक गिला होता है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से, वो गिला ही कौन से वाली से? ये भी तो है सवाल। हर बार क्योंकि मुझे दर्द होता है, हम लोग मेहनत करते हैं ना, एग्री, क्योंकि ये अगर इंडिया की टीम को देखा जाए या बाकी मुल्कों की टीम, जब हम लोग बाहर इवेंट के लिए जाते हैं ना, इंडिया की टीम हो या कोई बाहर की, या तक अभी देखो श्रीलंका हो, बांग्लादेश की टीम भी अभी बाहर से आते हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान का टीम ये लड़के किसी को पता भी नहीं होता कि कौन जाता है कौन नहीं जाता, कोई घर से लेके जाता है, कोई क्लब से लेके जाता है। तो इस वजह से मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ना कि भाई पाकिस्तान की बॉक्सिंग को भी सपोर्ट करो, बाहर ट्रेनिंग टूर पर भेजो, ये कोई इंटरनेशनल जो बाहर का कोई चीज़ है उसको बुलाओ, उनको बुलाओ ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्री, इस बात से मैं आपकी करता हूँ। वापस आएंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप दोनों से करनी है। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं कि हिम्मत जाएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ इतनी खूबसूरत ख़वातीन मौजूद हैं जो स्क्रीन के उधर से हमें देख रही हैं, तो उनके बारे में बात हो जाए। खूबसूरती के हवाले से हमारे साथ मौजूद है मनाहिल आवान। मनाहिल कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं आज क्या बताने वाली हैं? आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, और खैर हर टॉपिक ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम फाउंडेशन एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हर औरत जो होती है वो बड़ा चाहती है कि उनकी बेस बड़ी अच्छी बने, उनका फाउंडेशन बड़ा अच्छा लगे, बड़ा फ्लॉलेस लगे। तो उसका सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको रियलिटी चेक देती हूँ कि इंस्टाग्राम के फ़िल्टर्स पे मत भरोसा करें। वट एवर दिस, कुछ भी हो जाए, जो भी है फ़िल्टर्स, जो भी मेकअप आर्टिस्ट है वो अनफॉर्चुनेटली फ़िल्टर्स लगाती हैं, और मेकअप हैज़ टू लुक लाइक मेकअप। हम समझते हैं कि मेकअप है तो हम नेचुरली इतना लगेंगे, चाहे आप करोड़ रुपए का भी हाइपोथेटिकली कोई भी फाउंडेशन लगा रहे हैं तो मेकअप लगेगा। शायद वो 70% आपके चेहरे पे यकीनन बैठ जाता है, लेकिन इट विल गिव अ लुक ऑफ मेकअप नो मैटर व्हाट इट इज़। सेकेंडली, बहुत सी ख़वातीन लोगों को बहुत सा प्रॉब्लम होता है कि अक्सर उनका फाउंडेशन ग्रे हो जाता है हलीमा, और उसकी वजह से ये होता है कि वो कहते हैं फाउंडेशन ग्रे हो जाता है, हम क्या करें, शायद हम बहुत लाइटर टोन ले रहे हैं, आप हमें बताएं हम सेलेक्ट कैसे करें, सिलेक्शन क्या करें। तो उसके लिए एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी प्रेप एंड प्रेपरेशन फाउंडेशन से पहले करते हैं? टू द पीपल हु डू नॉट नो कि प्रेप एंड प्रेपरेशन क्या होता है, कि मेकअप से पहले देयर इज़ अ स्टेप जब आप अपने स्किन को प्रिपेयर कर रहे होते हो कि अब आप उसके ऊपर मेकअप करोगे, उसे प्रेप एंड प्रेपरेशन कहते हैं। सबसे पहले, अब खैर वही समहाउ इट्स इंटरकनेक्टेड कि हर इंसान की स्किन टाइप डिफरेंट है, तो हर इंसान का फाउंडेशन डिफरेंट होगा। ऑयली स्किन वालों के लिए डिफरेंट फाउंडेशन होगा, जिन्होंने डूई लुक देनी है वो डूई मेकअप करेंगे, लेकिन उनका जो बेसिकली जो डिफरेंट सीरम्स होंगे, डिफरेंट जो प्राइमर्स होंगे, जो प्रेप एंड प्रेपरेशन के स्टेप्स होंगे, वो भी हर स्किन टाइप के लिए अकॉर्डिंगली होंगे। अब उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर हम लोगों का फाउंडेशन ग्रे हो रहा है, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक तो ये कि वेदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल गर्मी है, नो मैटर आप कोई भी फाउंडेशन लगाओ, गर्मी की वजह से एक तो वो बहेगा, अगर वो नहीं भी बहेगा तो वो समहाउ एक आफ्टर सम टाइम वो आपको एक ग्रे इफेक्ट देता है, नो मैटर व्हाट इट इज़। दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम अक्सर कलर करेक्शन नहीं करते हैं। कलर करेक्शन अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी छाइयाँ हैं, एक्नी है, ब्लेमिशेस हैं, रेडनेस है आपके चेहरे पे, उस चीज़ को अगर हम पहले नॉर्मल नहीं करेंगे, अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे, और उसके बगैर ही हम डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, तो अक्सर यकीनन बल्कि हमारा फाउंडेशन ग्रे हो जाता है। उस पर ये होता है कि अगर चाहे आपका फाउंडेशन ग्रे नहीं भी है, तो अगर हम अपने कंसीलर्स को पहले, अगर हम अपने अंडर आइज़ को पहले कंसील नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, हमारा फाउंडेशन समहाउ या अंडर आइज़ हमारी ग्रे हो जाएंगी, हमारी ये चीज़ कंसील नहीं होगी। अगर हमने एक्नी को प्रॉपर तरीके से नहीं छुपाया, तब भी हमारा कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, चीज़ें विजिबल होंगी। ये चीज़ें मिनिमाइज हो सकती हैं, बट एक बात याद रखिएगा, आपका मेकअप पिक्चर जैसे फ्लॉलेस नहीं होगा, क्योंकि कैमरे में लाइटिंग भी बहुत होती है, कैमराज में फ़िल्टर्स भी होते हैं। समहाउ वो पिक्चर रॉ इमेजेस, मैंने बड़े रेयर कोई देखा है जो रॉ इमेजेस लगाए हैं, वरना रॉ इमेजेस बड़ी रेयरली एग्जिस्ट करती हैं सोशल मीडिया के दौर पे स्पेशली। उसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा कि आजकल के दौर में
या आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अप्लाई करते हो, या आप फाउंडेशन ब्रश के साथ इस्तेमाल करते हो। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ फाउंडेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका मैं एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगी कि प्रेफर करें कि आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करें, उसको गीला करें और उसको बिल्कुल निचोड़ लें। जब आप उसे निचोड़ेंगे तो वो एक तो साइज़ में भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और हमेशा याद रखें कि जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करें उसे डैबिंग मोशन में इस्तेमाल करें, उसे रगड़े नहीं। हम क्या करते हैं, हम फाउंडेशन को रगड़े होते हैं, वहाँ से फाउंडेशन उतर जाता है, और फिर होता क्या है कि आधी जगह से फ्लॉलेस भी नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता, और उतरा होता है और एक जगह पर वो एक्यूमुलेट हो जाता है। ब्रश के बारे में बात करें, बड़े डिफरेंट ब्रशेज़ आ गए हैं, बड़ी आवाम कंफ्यूज होती है कि हम कौन से ब्रश इस्तेमाल करें। काबू की ब्रशेज़ आ गए हैं, फाउंडेशन ब्रशेज़ जो होते हैं, जो भी डिफरेंट ब्रशेज़ हैं। आप हमेशा याद रखें कि अगर आप हैवी कवरेज चाहते हैं तो फॉर दैट फाउंडेशन ब्रशेज़ आर अ वेरी गुड ऑप्शन, इंस्टेड कि आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें। हाँ, ब्यूटी ब्लेंडर भी आपकी बहुत अच्छी कवरेज देते हैं। एक तो आपके हाथ बैठने का भी बात होती है, प्रैक्टिस भी होती है कि आपके लिए ईज़ क्या है, लेकिन उसके अलावा जो आपकी जो ईज़ के अलावा फाउंडेशन अगर आप हैवी कवरेज देना चाह रहे हो तो आपकी समहाउ ब्रश से बहुत अच्छी कवरेज होगी। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप उस चीज़ को सेट करना चाह रहे हो, उस चीज़ को लॉक करना चाह रहे हो, तो बेकिंग की तरफ जाएं। हम अक्सर बेक नहीं करते हैं, उस चीज़ को सेट करने के लिए सेटिंग पाउडर नहीं करते। अब उसकी भी डिफरेंट क्राइटेरिया है कि अगर आप हैवी कवरेज देना चाह रहे हो, आप शादी के इवेंट पे जा रहे हो, तो आप प्रॉपर उसे बेक करो, नहीं तो आप नॉर्मल सेटिंग पाउडर लो और आप अपने मुँह पर लगाओ एंड यू आर गुड टू गो। एंड लास्ट स्टेप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज़ ऑफ ऑल इज़ कि आप फिक्सिंग स्प्रे इस्तेमाल करें। हम फिक्सिंग स्प्रे इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है कि विद टाइम एक तो हमारा ऑब्वियसली कोई भी फाउंडेशन है सम हाउ एक टाइम तक वो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, तो वो चीज़ एक तो बैठेगी भी, टोन डाउन भी होगी, कलर भी थोड़ा नॉर्मल होना शुरू होगा। तो उस चीज़ को समहाउ नॉर्मल करने के लिए, उस चीज़ को स्टिक रहने के लिए हम समहाउ अपने चेहरे पे फिक्सिंग स्प्रे भी इस्तेमाल करें। डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट रेंज है। अब आप डिपेंड करें कि आपकी क्या अफोर्डेबिलिटी है, वो हमारे लिए ईजी होगी। अच्छा ठीक है मनाहिल, यहाँ पे मेरा एक सवाल है और वो ये है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो फिर किसी भी चीज़ के साथ परफेक्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो वो भी हमें बताने की ज़रूरत है कि आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें, चाहे वो ब्रश है या चाहे वो ब्लेंडर है, आप उसी पे स्टिक रहें और उसी पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो एक चीज़ है मेकअप करना, ये प्रैक्टिस बहुत मांगता है। प्रैक्टिस है ना? देखिए, नो मैटर व्हाट इट इज़, चाहे आप आई शैडो लगा रहे हैं, चाहे आप कॉन्टोर कर रहे हैं, चाहे आप ब्लश लगा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, आईब्रोज बना रहे हैं, व्हाट एवर इट इज़, ब्लेंडिंग इज़ द की। इवन जब मेरे पास क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स आती हैं, कुछ भी आती हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए लोगों को बताती हूँ, द मोर यू विल ब्लेंड द मोर गुड रिजल्ट यू विल गेट। आप जितना ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपके ऊपर आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मनाहिल। नो प्रॉब्लम एट ऑल। यस, और जिस तरीके से फिटनेस में मैंने कहा था उसी तरीके से आप लोगों को कोई मसला है, कोई क्वेरीज हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो हमें डीएम करें, फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि हम मनाहिल तक आपका फीडबैक पहुंचाएं और मनाहिल उस पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको निकालें। थैंक यू सो मच मनाहिल। थैंक यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ते हैं हमारे दो गेस्ट जो हैं उनके साथ। सर ये बताएं कि अब जो है ना फ्यूचर प्लानिंग क्या है? माशाल्लाह से आप वर्ल्ड रैंकिंग के लिए जा रहे हैं उस फाइट के लिए, उसके बारे में बताएं। अभी इंशाल्लाह हम लोगों का ट्रेनिंग कैंप जारी है, तो इंशाल्लाह हम लोग थाईलैंड भी जाएंगे तो वहाँ पे भी हम लोगों का ट्रेनिंग कैंप जारी रहेगा। हमारा जो फाइटिंग था वो दुबई में हो रहा था तो वो शिफ्ट हो गया थाईलैंड, तो सितंबर के महीने में इंशाल्लाह होगा। और हमारे जो अपोनेंट है वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। मैं और उस्मान नज़ीर दोनों इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करने जा रहे हैं थाईलैंड इंशाल्लाह। तो दुआ की दरख्वास्त इंशाल्लाह आप लोग बेस्ट ऑफ लक जी। नकीब, क्या प्लानिंग है फ्यूचर की? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि आप एमेच्योर से प्रोफेशनल की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं। यही तो है इंशाल्लाह, उम्मीद है कि अभी इंशाल्लाह पूरा कोशिश जारी है कि मैं इंशाल्लाह, क्योंकि एमेच्योर का आप लोगों को मैंने बताया, ये लोग यकीन करें अगर एमेच्योर को सपोर्ट नहीं किसी भी बॉक्सर को आप बुलाए या बिठाए, लेकिन वो उसका दिल का अगर आप पूछे तो वो नाराज़ है पाकिस्तान फेडरेशन से, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। ये यूथ का हाल है, ये कंडीशन है और इस पे गौर करने की ज़रूरत है। ये बार बार हम लोग सुनते हैं। उस्मान वज़ीर के भी जब भी इंटरव्यू हमने किया उसने भी ये बात बोली। वसीम बहुत बड़ी मिसाल है हमारे पास, वो क्यों छोड़ के गए? ठीक है, वो इसीलिए साइड पे हुए कि जो उनके साथ फेडरेशन ने किया, सो फेडरेशन को थोड़ा सा सोचना चाहिए, एक फेडरेशन कोई बनाए। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो भी हैं उनसे कि
यूथ को प्रमोट आप करें, यूथ आपको बहुत कुछ देगी। अभी मुझे पता चला है कि टाइक्वांडो में आयशा अयाज नामी बच्ची ने इंटरनेशनल गोल्ड जो है वो जीता है। तो इतना टैलेंट है माशाल्लाह से, इतना सब कुछ है। अच्छा, कोई एक चीज़ अगर हम कहें कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन जो है वो न्यू कमर्स के लिए और आने वाले लोगों के लिए कोई एक चीज़, कोई एक फैसिलिटी प्रोवाइड करे, तो वो आप लोगों के ख्याल में क्या होनी चाहिए? क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली इस चीज़ में हैं, तो आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे उनको? जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे अगर हम लोग नेशनल चैंपियन बन जाएं तो हम लोगों का जो कैंप है वो इधर ही पाकिस्तान में लग जाते हैं। और हमारे जो मतलब ट्रेनिंग पार्टनर होते हैं, जैसे कि मतलब बॉक्सिंग में जो वेट कैटेगरीज होती हैं, बिल्कुल। तो मेरा जो वेट अभी लाइट वेट है, तो मेरा अपोनेंट को मैंने वहाँ पे शिकस्त दिया, तो ये लोग कैंप में वापस मेरे अपोनेंट के साथ मेरा फाइट देते हैं, मुझे ट्रेनिंग का दिलाते हैं। मतलब वो जो मेरा अपोनेंट है वो मेरे से वो शिकस्त का दिया उन्होंने। अभी जब यहाँ पे आते हैं वो मेरे साथ ट्रेनिंग जब करता है तो मतलब वापस वो मुझसे फिट होता है, मैं उसी हाल में रहता हूँ। हम लोग जिस मुल्क जिस कंट्री से हम लोग फाइट हारते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे कैंप ट्रेनिंग कैंप के लिए भेजा जाए, ताकि हम लोग उनका टेक्निक सीखें, हम लोग नए कोचेस से मतलब कोई फन हासिल करें। हमारे जो पाकिस्तान के कोचेस यहाँ पे जो अच्छे कोच उन लोगों को इन्होंने पीछे रखे हैं, जो न्यू कोच है उनको तजर्बा नहीं आते, वो लोग हम लोगों को 2000 की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो कोच है उस कोच पे तो नो डाउट, कोच महबूब की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, कोच महबूब प्रोफेशनल जो कोच माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा मेहनत करता है। से ताल्लुक है। एमेच्योर की बात मैं कर रहा हूँ। अगर एमेच्योर की बात करें ना, सारे मुल्कों की जो कोचेस होते हैं, हमारे जो कोच होते हैं वो उनका भी अगर मैं कसूरवार ना समझूं, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बॉक्सर्स को डाइट की ज़रूरत होती है, अच्छी खुराक की, सप्लीमेंट्स अच्छी खुराक की, सप्लीमेंट सब की, लेकिन ये जो है पाकिस्तानी बॉक्सर किसी को नहीं मिलता है। अच्छा, हम ना एक काम करते हैं, शो का वक्त चूँकि करीब है, हम जितनी ये फेडरेशन के मेंबर हैं ना, इन सबको एक एक को बुलाते हैं, ठीक है, और जितने बॉक्सर इस टाइम इंक्लूडिंग उस्मान, ठीक है, हम सबको बुलाते हैं और बैठ के ना एक शो करते हैं इसके ऊपर, ताकि जो आपकी रिजर्वेशंस हैं वो उनके सामने रखी जाएं। और हम पूरी कोशिश करेंगे, पर्सनली मैं और हमारा चैनल भी, कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उन तक ये ख़ास पैगाम पहुंचाया जाए कि जब क्रिकेट पे इतना फोकस हो रहा है, बाकी स्पोर्ट्स पे हो रहा है, जब तक कोई प्लेयर का नाम सामने नहीं आएगा तब तक उस पर क्यों नहीं हम लोग फोकस करते। इस वक्त जो मौजूदा फेडरेशन है इसने मतलब इस हद तक प्लेयर्स को मना किया कि आप लोगों ने हमारे खिलाफ भी नहीं बोलना है, और जो हम लोग चाहते हैं आप लोगों ने करना भी नहीं। हम लोग खिलाफ बोल भी नहीं रहे, नहीं खिलाफ नहीं बोल रहे, हम लोग हक की बात कर रहे हैं। जिस वक्त नहीं मिला उस वक्त मिलना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे ना, हमने किसी के खिलाफ बोला है। आपकी परफॉर्मेंस ये है, हम जो है ना पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, हम लोग तो छोड़ो, अभी अगर हमारा यूथ ऊपर आ रहा है, देखो बाकी मुल्कों का जो आ रहा है वो उसका जो बॉक्सर आते हैं या कोई एथलीट आते हैं। हमारा तो नकीब ये बात ही नहीं है कि फेडरेशन जो है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। आप लोगों की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि ये अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, ये सामने टेबल पे पड़ी हैं, और इतनी अचीवमेंट्स वो ऐसी हैं जो नहीं लेकर आए। उस्मान की बार बार हम मिसाल देंगे कि अभी तक अनडिफीटेबल फाइटर है, ये दोनों भी एग्री करेंगे। मैंने पर्सनली उसको ट्रेनिंग करते हुए देखा है और सब कुछ देखा है। आज दिन तक अगर उस्मान वजीर खुद कुछ बना है तो वो उसके अपने फाइनेंसिस थे जिसकी वजह से वो उस आज इस ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल राइट। सो थैंक यू सो मच नकीब, ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब। यहाँ पर मैं क्लोजिंग दूंगा और ये सिर्फ कहूँगा कि अपने टैलेंट को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये टैलेंट ज़ाया होता जाएगा। कब तक हम लोग जो है वो एक ही स्पोर्ट के पीछे लगे रहेंगे? एक वक्त था हॉकी का, हॉकी को बहुत प्रमोट किया, जब हॉकी कोलैप्स हुई तो आज आप हालत देख लें उस टीम की, वजह फेडरेशन बनी। क्रिकेट की सिचुएशन आप लोग देख लें, सिर्फ क्रिकेट में इतना ज़्यादा पैसा इंडल्ज किया जा रहा है, इसीलिए वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है। और इंटरेस्ट के साथ साथ मैं एक लास्ट बात ये करना चाहूँगा हलीमा, जो हमने ईद के शो में एक बात की थी, आपको याद होगा, स्पॉन्सरशिप की। जितने प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं, स्क्वाश के लिए यहाँ पर महबूब आए, उनकी भी हमने बात सुनी, फुटबॉल, साइक्लिस्ट, समर खान, सबसे हमने यही पूछा और एक ही मसला सामने आ रहा है, वो है स्पॉन्सरशिप का। सो ये बच्चे जो हैं, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नहीं, ये तमाम मुखय्यर हजरात जो हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप लोग हर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए, इनको सपोर्ट करें। ये आप लोगों के एम्बेसडर्स हैं, ये आप लोगों के फेस हैं, ये इंटरनेशनल जाएंगे और जाकर रिप्रेजेंट करेंगे आपकी कंपनी को, आपकी इंडस्ट्री को। तो उसके लिए आगे बढ़ें और रब्ता करें। बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों के इसी तरीके से मदद के मुंतज़िर हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का। हम लोग लेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। मुझे, हलीमा को, एक और सुबह की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।